वन आप सभी का स्वागत करते हैं हम आज के DYS के डिस्कवर योर सेल्फ यानी कि खुद की खोज के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो अभी लॉकडाउन है और ये समय मतलब सब लोगों के पास बहुत अच्छा खासा समय अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल चीजें करने के लिए अपना समय नहीं देते और आप सभी लोग खुद का समय निकाल कर ये सत्र अटेंड कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। मैं जो भी लोग लास्ट सेशन में नहीं थे उन लोगों के लिए आज के जो हमारे स्पीकर है उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और जैसे इंट्रोडक्शन होता है हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो आज के जो हमारे स्पीकर है मिस्टर राजू बुतेकर, ये एक बहुत सारे जो लोग ज्वाइन हुए उन लोग इनको जानते ही है। वो अभी करंटली वर्क करते हैं ध्रुवा एकेडमी में। वो HOD है, प्रोफेसर है केमिस्ट्री के। वो IIT JEE और नीट के लिए पढ़ाते हैं। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है ENTC के ब्रांच में फ्रॉम द पुणे यूनिवर्सिटी। और उनके अगर हम लोग अकॉम्प्लिशमेंट देखेंगे, उन लोगों ने क्या क्या अपनी जीवन में क्या क्या चीजें उन्होंने अपनाया है, या हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने किस किस चीजों चीजों को हासिल किया है। तो ये बहुत ही होनहार पर्सन है जो हमको डिस्कवर योर सेल्फ के बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। इन्होंने खुद ने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। ये अपने जब इंजीनियरिंग में थे तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान जब उन्होंने क्लासेस किए थे या इंजीनियरिंग किया था उसमें बहुत ही अच्छा सक्सेस अचीव किया है। प्लस स्पिरिचुअलिटी में अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज खुद किए हैं। जैसे कि डिस्कवर योर सेल्फ का उन्होंने उनकी इंजीनियरिंग में कोर्स किया था। उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजर, प्रोएक्टिव लीडर, संकल्पा, स्फूर्ति, उत्कर्षा, उत्साह, शरणागति, ऐसे बहुत सारे जो स्पिरिचुअल कोर्सेस है, जो आध्यात्मिक कोर्सेस है, उसको उन्होंने कंप्लीट किया था। और उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने अपने क्लासेस में वो शेयर करते हैं। और जो सेशंस से उनको बहुत सारा फायदा हुआ, वो सेशंस आज उन्होंने बाकी लोगों के लिए रखे हैं जिससे उन लोगों का भी फायदा हो। उन लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे कि सिंहगढ़ कॉलेज, MIT कॉलेज और बहुत सारी एकेडमीज में और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी ये कोर्सेस लिए हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों का ना ही आध्यात्मिक चीजों में बल्कि उनके जो रेगुलर लाइफ में भी उनका बहुत सारा फायदा हुआ। और जो जो पर्सन है जिन्होंने ये बुक लिखा और जिन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया, उनका नाम है इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु। और उनके अंडर, डायरेक्टली उनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग लिया है ये चीजें करने का। प्लस किस तरह जो आध्यात्मिक चीजें हैं इनको हम लोग हमारे जीवन शैली में अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो बेसिक्स है उससे हमारा जो फायदा होगा उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी जो भी ट्रेनिंग अवेलेबल थी वो सारी ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट की है। तो ये इस प्रकार से ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि हम लोग हम जो भी आज ज्वाइन हुए हैं ये सत्र के लिए, हम लोग ये नॉलेज हमको मिलेगा। एक्चुअली आध्यात्मिक चीजों में कहा जाता है कि हम लोग किस तरह ज्ञान को, जो पर्सन ने किसी और से ज्ञान लिया है उसी पर्सन से वो ज्ञान को लेते हैं तो हमारा फायदा होता है। और वो ज्ञान नहीं तो आजकल इस दुनिया में कोई भी चीज को, स्पिरिचुअल चीज को या हम लोग बोल सकते हैं आध्यात्मिक चीज को ठीक तरह से एक्सप्लेनेशन देके नहीं बताया जाता। उसको हम लोगों को ऊपर ऊपर से चीजें बताई जाती है। तो आज का ये जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स है और इसके पहले जो हुआ और इसके बाद भी जो कोर्सेस होंगे, इसमें हम लोगों को साइंटिफिकली और वैज्ञानिक पद्धति से और लॉजिक जो हम लोग बोल सकते हैं उससे इस तरह बताया जाती है चीजें कि हमारा हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है।
हमारा नॉलेज बढ़ता है और इससे हमारा बहुत फायदा होता है कि हम लोग अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और हम लोग एक प्रगत नागरिक बन सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया का भी फायदा हो और हमारा खुद का भी फायदा हो। तो मैं अभी अ, हमारे जो आज के स्पीकर है राजू सर, इनको विनती करना चाहूंगा कि वो अभी हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करें। मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू कम टू दिस क्लास। थैंक यू वैभव सर, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल अपने सेशन को, आज का जो सेशन है उसको। तो देखिए, अभी हम ये जो सेशन जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनके बारे में भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, एंड देन विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल क्लास, टुडेज क्लास। तो देखिए, राधेश्याम, श्रीमान राधेश्याम दास जी, एमटेक आईआईटी बॉम्बे ही, उन्होंने एमटेक किया अपना आईआईटी बॉम्बे से, वो गोल्ड मेडलिस्ट है आईआईटी बॉम्बे से। और उसके बाद उन्होंने ये जो डिस्कवर योरसेल्फ है, इसका बुक भी है, तो ये बुक उन्होंने लिखा हुआ है और एक कोर्स भी उन्होंने डिजाइन किया है। उसके बाद उन्होंने ये जो है वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन, आपने फर्स्ट स्लाइड पे उसका देखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे नाम देखा होगा अपने वाइस। तो ये जो सेंटर है यूथ्स को ट्रेनिंग करने के लिए, जो इंटेलिजेंट बहुत एजुकेटेड लोग हैं उनको ट्रेन करने के लिए, साइंटिफिक मैनर से स्पिरिचुअलिटी में ट्रेन करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिसके तहत एक कोर्सेस अलग अलग डिजाइन होते हैं और उनके लिए अलग अलग यूथ्स के लिए किए जाते हैं। तो ही वॉज टॉप रैंकर उनके डिप्लोमा में, उनके इंजीनियरिंग में, उनके एमटेक में, और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, मैंने बताया आपको। उनका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो बहुत सारे अलग अलग रिनोन कंपनीज में भी उन्होंने काम किया है, थर्मैक्स, मैथर, प्लांट वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में। ही इज वन ऑफ द फेमस, वर्ल्ड फेमस यूथ काउंसलर, कॉर्पोरेट एडवाइजर। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जो है, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग कंपनीज में वो सेमिनार देने के लिए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर वो सेमिनार देने के लिए अलग अलग कंपनीज में जाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखते हैं, उन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न यूथ करके 5 बुक वाला एक सीरीज लिखा है। जो तो अलग जो नए हम देखते हैं कि अभी आधुनिक समाज के जो यूथ्स है उनके लिए आध्यात्मिकता के ऊपर भगवत गीता के बेस पे उन्होंने ये सीरीज लिखी है। तो बहुत फेमस सीरीज है, जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज, जैसे आपने अभी सुना, पॉजिटिव थिंकर, प्रोएक्टिव लीडर, सेल्फ मैनेजर एंड सो ऑन, ऐसे डिस्कवरियल से पहले से अलग अलग कोर्सेज उन्होंने डिजाइन किए हैं। फिर उसके बाद इसेंस ऑफ भगवत गीता के सार के ऊपर भी उन्होंने 5 वॉल्यूम वाला सीरीज के बुक लिखे हुए हैं। और वो खुद कम्युनिकेशन, मेडिटेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है और दूसरों को भी उसमें ट्रेनिंग करके उनको भी एक्सपर्ट बनाते हैं। उसके बाद उनको ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है 2004 में। और यूनिवर्सिटी यूथ आउटरीच, यूथ जो है अलग अलग, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता के, उनको कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस बता के, उनको अच्छी चीजें सिखाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन, एक पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उनको अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड, पूरी दुनिया के लिए। अगर हम देखेंगे उनको और जू गोस्वामी अवार्ड भी 2005 में मिला है। उनके बहुत सारे काफी सारे अचीवमेंट्स, रेगुलरली ऐसे बहुत सारे सेमिनार लेते रहते हैं यूथ्स के लिए, सारे कैटेगरी के लोगों के लिए वो अलग अलग सेमिनार्स लेते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और वो पूरा उन्होंने अपना जो लाइफ है उसके लिए डेडिकेट किया है, ताकि जो लोगों को हेल्प हो सके ज्ञान का। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो रोग है और हमारा सबसे बड़ा जो हमारे सबसे बड़ा जो समस्या है वो अज्ञान है। तो अज्ञान को अगर हम दूर करते हैं तो बहुत सारी चीजें, समस्याओं का हल निकल जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और अपना लाइफ डेडिकेट किया है ज्ञान लोग सबके तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो मैं सेशन को शुरुआत करने से पहले जो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी है और मेरे बाकी बहुत सारे आध्यात्मिक जो गुरु है या आध्यात्मिक टीचर्स है, उनको उनके ब्लेसिंग्स लेके, उनको प्रणाम करके और उनको सबको धन्यवाद देके मैं इस आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। तो देखिए, हम जनरली हम लोग जब भी कोई सेशन लेते या कोई अगर लेक्चर स्टार्ट करते, उससे पहले हम एक प्रेयर बोलते, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो इसको पूरा नहीं बोलूंगा, मैं एक लाइन बोला। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है हमारे हृदय में,
तो उसको जो गुरु है वो क्या करते हैं, ज्ञान रूपी उजाले से उसको नष्ट कर देते हैं और हमें सुख की ओर लेके जाते, सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें सुख प्रदान करते हैं और उससे हम देखा कि वो जो है वो क्या करते हैं उससे, देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले क्या था, इसमें अंधेरा दिख रहा था है ना। ये जो है आपने देखा, ये जो है एक्सेस द ट्रुथ बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स हम देखने वाले। तो पहला जो सीढ़ियां थी वो टूटी हुई थी, अगर आपने पिछले पीपीटी में देखा है तो। और इसके अंदर हम लोग अभी ये 4 दोषों के परे जो ज्ञान है, सर्वोत्तम जो ज्ञान है, उस तक कैसे पहुंच सके, उसे कैसे प्राप्त कर सके, वो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले। तो देखिए कभी कभी हम लोग कंप्यूटर होता है अपने पास, तो कंप्यूटर के अंदर कभी आप पासवर्ड डालते हैं, अगर गलत पासवर्ड डाला तो क्या होता है, एक्सेस डिनाइड, मतलब आप उसको खोल नहीं सकते, उसको ओपन नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते अगर आपने गलत पासवर्ड डाला। या कुछ लोग फेस लॉक लगा के रखते हैं, अगर हमने फेस लॉक अगर सही पर्सन नहीं सामने आया हो कैमरे के, तो वो क्या होता है, ओपन नहीं होगा आपका फोन जो है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो ट्रूथ है, सत्य है, उसको अगर हमें उस तक पहुंचना है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य तक अगर पहुंचना है तो 4 दोषों से परे जाना पड़ेगा। तो ये 4 दोष क्या है, ये 4 दोषों से परे हम कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में, आज के सत्र में देखने वाले। तो उसका समरी देखिए क्या दिया है, इसका समरी हम देखेंगे। तो वेदांत जो है हमें अनचेंजिंग, परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ ट्रुथ एंड इज फ्री फ्रॉम आवर डिफेक्ट्स, तो फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। तो अगर देखिए वेदांत जो हमें ज्ञान देते हैं वो कभी ना बदलने वाला, परिपूर्ण और दोष रहित है, निष्कलंक ज्ञान हमें सत्य का जो है वो हमें किससे मिलता है, वेदांत से, और जो कि 4 दोषों से परे है। ठीक है, बट जो अगर हम देखते कि जो विज्ञान हमें देता है बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन और जो अलग अलग सिद्धांत हमें बताता है, वो बदलते रहते हैं, वो अपडेट होते रहते, मॉडिफाई होते रहते हैं, क्योंकि वो किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। और इंसान के पास क्या है, 4 दोष है। ठीक है, तो 4 दोषों के कारण उनका जो ज्ञान है वो असीमित रहता है, वो दोषपूर्ण रहता है, और वो रिलेटिव ट्रुथ। तो रिलेटिव ट्रुथ मतलब क्या है, देखिए रस्सी को हम अगर सांप समझ के बैठे, ठीक है, तो वो इल्यूजन हो गया, और सांप को अगर रस्सी समझ लिया तो वो इल्यूजन हो गया हमारा। ठीक है, तो रिलेटिव ट्रुथ मतलब वो क्या होगा, उसके बारे में हम अभी एक स्टोरी देखने वाले, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिलेटिव ट्रुथ क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है, दोनों टर्म्स को हम समझेंगे। तो हम लोग आज के सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हम लोग, सबसे पहले देखने वाले 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। तो 6 अंधे लोग और एक बुद्धिमान व्यक्ति, उनका हम एक कथा कहानी देखने वाले हैं। उसके बाद उससे हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 जो तरीके, 3 जो रास्ते हैं नॉलेज हमें प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के, वो देखेंगे। उसके बाद 4 दोष जिसकी वजह से अपूर्ण ज्ञान या दोषपूर्ण ज्ञान हमें मिलता है, वो हम 4 दोषों को देखेंगे कि उससे कैसे हमें अपूर्ण ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग साइंटिफिक रिसर्च जो बहुत वैज्ञानिक संशोधन हुआ है, तो जिसके अंदर वो तो क्योंकि वैज्ञानिक संशोधन वैज्ञानिकों ने किया है, जिनके अंदर क्या है 4 दोष है, 4 दोषों की वजह से उसके अंदर बहुत सारी गलतियां भी हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, और जिससे बहुत विध्वंस भी हो चुका है। तो उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद वेदांत जो है हमें कैसे एक परिपूर्ण और दोष रहित ज्ञान हमें प्रदान करता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हम पहले अपनी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। तो एक बार वहां पे 6 अंधे लोग थे। ठीक है, तो 6 अंधे लोग थे, और उनको वो एक हाथी उनके सामने वहां पे खड़ा था, बंधा हुआ था। तो हाथी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो 6 अंधे लोग जो है अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। देखिए कुछ लोगों ने एक आदमी ने उसका पूंछ पकड़ लिया, एक आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया, दूसरे आदमी ने उसके दांत पकड़ लिए, कुछ ने उसका सूंड पकड़ लिया, और कुछ लोगों ने उसके कान पकड़ लिए, कुछ ने उसके पेट को हाथ लगा लिया। ठीक है, तो फिर वो सब लोग एक दूसरे को बताना चाहे, तो उनको तो दिखता तो नहीं है। तो जन लोगों का देखिए कुछ एक आधे सेंसेस कुछ फॉल्टी होता है, प्रॉब्लम होता है। तो उनके जो बाकी जो सेंसेस है बहुत सेंसिटिव या बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं उनको, बहुत उससे ज्ञान जो मिलता है उनको
वो बहुत परिपूर्ण ज्ञान उनको मिलता है, उससे वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जितना उनका टच का सेंस परफेक्ट होता है उतना अपना नहीं। आपने सुना होगा कि कुछ अंधे लोग, इवन आप अगर नोट उनके हाथ में दोगे तो बता पाएंगे वो 1000 रुपए का नोट है, या 1000 तो अभी चल रहा है, 2000 का नोट है, 500 का है कि 100 का है। और मैंने देखा है मेरे बचपन में कुछ लोग थे वो जो नोट के भी हाथ लगा के पहचान सकते थे कितने रुपए का नोट है ना। तो वैसे ही वो हाथ लगा के वहां पे पहचानने की कोशिश करे थे हाथी क्या है। तो देखिए अभी किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने दांत पकड़ लिया या सूंड पकड़ लिया, तो ये लोग क्या बोलेंगे? जिसने सूंड पकड़ा हुआ है वो क्या बोलेगा? हाथी किसकी तरह है? कौन बता पाएगा? तो देखिए आपको मैं इसमें बहुत इंटरेक्टिव सेशन, तो आपको जवाब देने हैं तो आप आपको अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप, शायद मैंने म्यूट किया है सबको, तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। चैट विल बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्या है अगर अनम्यूट किया तो कुछ लोगों का ऑडियो ऑन रहता है और उससे नॉइज आता है। इसलिए हम लोग जब मैं क्वेश्चन पूछने जाऊंगा बहुत सारे, तो उस टाइम पे अनम्यूट कर दूंगा सबको, ठीक है? पर तब तक हम म्यूट ही रखेंगे। तो देखिए चैट में टाइप कर सकते हैं आप लोग। तो जिसने सूंड पकड़ा है तो वो पर्सन क्या बोलेगा? हाथी किसकी तरह है? सांप की तरह है ना? देखिए फिर उसके बाद जो पर्सन ने पूंछ पकड़ा है वो बोलेगा अरे वो सांप की तरह नहीं, तुम कुछ भी बोल रहे हो, फेंक रहे हो कुछ, तो सांप की तरह नहीं है वो, किसकी तरह है? रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने क्या पकड़ा है? पूंछ पकड़ा है। फिर जिसने देखिए उसके कान पकड़े, वो बोले एक्स की तरह है वो, है ना? जो पेड़ वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं ना, वो एक्स की तरह है। फिर जिसने उसके पेट को छुआ है वो क्या बोलेगा? वो किसकी तरह है? वॉल की तरह है। देखिए वॉल की तरह है बोलेगा, वो दीवार की तरह है। और जिसने उसके दांतों को पकड़ा है वो क्या बोलेगा? वो बानों की तरह है, एरो की तरह है हाथी। फिर जिसने उसके पैर को पकड़ा है वो बोलेगा जो पेड़ का बुंदा होता है ना, उसकी तरह हाथी है। तो सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसकी तरह होता है, वो बोल रहा है उसकी तरह होता है अभी। बट 6 के 6 लोग झगड़ा कर रहे हैं और उनको कभी एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे। जो बोल रहे मैं बोल रहा हूँ वही सही है। हाथी इस तरीके से, कोई बोल रहा है सांप की तरह, कोई बोल रहा है रस्सी की तरह, कोई बोल रहा है बानों की तरह, कोई बोलेगा पेड़ के बुंदों की तरह, ठीक है? बट ये अलग अलग चीजें बता रहे हैं, बट झगड़े चलते रहे। अभी सभी के सभी ये लोग अंधे हैं तो वो कैसे बता पाएंगे, है ना? तो वो बता नहीं पा रहे। तो फिर उस टाइम पे एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण वहां पे आते हैं, जो कि उनको जो देख सकते हाथी को। तो फिर उनको बोलते हैं अरे रुकिए रुकिए, झगड़ा मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि हाथी क्या होता है, ठीक है? तो फिर वो जब वो बताते हैं कि आप जो सब बोल रहे हैं वो सही है। हाथी का जो है पूंछ वो किसकी तरह है? रस्सी की तरह है। मतलब वो जो 6 के 6 लोग बता रहे थे, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, वो सही है, वो गलत है क्या? हाथी का पूंछ रस्सी की तरह है कि नहीं? हाँ है। उसका जो सूंड है वो सांप की तरह है कि नहीं? है सांप की तरह। फिर उसके दांत जो है वो बाण की तरह है। उसके कान जो है एक्स की तरह है। उसका जो पेट है वो दीवार की तरह है। उसका जो पैर है वो पेड़ के बुंदे की तरह। इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा जानवर हाथी बनता है, ऐसा वो विद्वान ब्राह्मण ने बोला। तो आप सब जो बता रहे हैं वो सत्य, एक पर्टिकुलर जो पार्ट है हाथी का उसको क्या कर रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, पूरे हाथी के बारे में ज्ञान हमें नहीं प्रदान कर पा रहा है। तो वो अपूर्ण ज्ञान है, वो सत्य है बट अपूर्ण ज्ञान है। तो इसी तरीके से देखिए, तो ये जो अलग अलग चीजें बता रहे थे 6 अंधे लोग, तो क्या हो गया? रिलेटिव ट्रुथ। तो क्या हो गया? रिलेटिव ट्रुथ, ठीक है? और अगर हम देखेंगे, ये जो विद्वान ब्राह्मण था उन्होंने बताया कि हाथी पूरा ये सब मिला के हाथी बनता है, ठीक है? एक हाथी पूरा एक परिपूर्ण बहुत बड़ा सा जानवर है। तो फिर वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो परम सत्य हो गया, ठीक है? परम सत्य हो गया। और ये रिलेटिव ट्रुथ था, हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से, इसलिए ये 6 लोग अगर जिंदगी भर भी झगड़े करते बैठते तो भी वो कभी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते थे, कभी हाथी को समझ नहीं पाते थे। बट जिसने उस हाथी को देखा है, पूरी तरीके से देखा है, जो समझ सकता है, वो अगर कोई व्यक्ति उनको बताए तो वो समझ पाएंगे हाथी को, ठीक है ना? तो जो हम लोग, ये जो अंधे लोग हैं, तो देखिए इस स्टोरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इस कहानी से? तो ये जो अंधे लोग है, 6 के 6 अंधे लोग, वो क्या है? जो नास्तिक वैज्ञानिक है उनकी तरह है। वो लोग अपने लिमिटेड जो है दोषपूर्ण जो इंद्रिय है उनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं? इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस निर्माण को समझने की कोशिश करते रहते हैं। और एक अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से बताते कि ये सृष्टि इसकी वजह से आई होगी, सृष्टि के पीछे ये कारण होगा, वो कारण होगा। ऐसे अलग अलग थेरीज बताते रहते हैं। और उस वैज्ञानिकों में आपस में ही वो लोग एक दूसरे के थेरी से सहमत नहीं होते। उनके आपस में इतने सारे झगड़े हैं कि वो बता नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या है। कि आज तक कोई भी थेरी जो है जो क्रिएशन का, निर्माण का, उसका पूर्णतः
सम्मति नहीं मिली है, सहमति नहीं मिली है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि ये सृष्टि जो है, ये जो निर्माण है, ये जो प्रकृति है, वो इतनी परफेक्ट है। हमने देखा सामंजस्य पूर्ण है, व्यवस्थित रूप से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी रचना की गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसके पास रचनाकार एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे होना चाहिए। और बहुत सारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक जो है, जो बुद्धिमान वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बोला कि ये जो क्रिएशन है उसके पीछे क्या होना चाहिए, क्रिएटर होना चाहिए, एक निर्माता होना चाहिए, एक रचनाकार होना चाहिए। उसके बिना ये सृष्टि एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना। तो अगर हमने देखा कि ये सारे, अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों का, हमने देखा कि वैज्ञानिकों का जो अवलोकन है, उनका अवलोकन, अपना अवलोकन, कुछ लॉजिक्स, कुछ कॉमन फैक्ट्स अगर हमने देखे, सारी चीजों के देख के हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई तो निर्माता है, कोई तो रचनाकार है सृष्टि का। वो हमने पहले सेशन में देखा है, ठीक है। तो ये अगर समझना है हमें, तो एक गुरु की जरूरत होती है, एक टीचर की जरूरत होती है, जो हमें ये सब चीजें समझा पाएगा, सिखा पाएगा। हम लोग अपने से खुद से ये सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। तो जो हमें सारी चीजों के बारे में ज्ञान देगा, वो समझाएंगे हमें, ठीक है। तो इस स्टोरी, अभी इस कहानी से हम लोग यही समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई किसी चीज के बारे में परिपूर्ण ज्ञान चाहिए, तो जिसके, जो व्यक्ति को उसके बारे में पता है, जो उसको समझ सकता है, जानता है, देख सकता है, उस व्यक्ति से हमें क्या करना पड़ेगा, उस ज्ञान को सीखना पड़ेगा। और देखिए, हमें जनरली हम लोग जो भी चीजें देखते हैं, तो वो देखने से, अभी कोई पर्सन सामने आया आपको, तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये कौन है, जब तक आप कान से किसी से नहीं सुनोगे कि ये पर्सन का नाम सो एंड सो है, और ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उसका ये क्वालिफिकेशंस है कि नहीं। तो अगर बिल गेट्स आपने कभी देखे नहीं जिंदगी में, और वो आपके सामने आ गए, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। बट अगर आपने टीवी पे देखा रहेगा, न्यूज में सुना रहेगा कि ये पर्सन बिल गेट्स है, इनका नाम, तो जब तक हम सुनते नहीं, तब तक देखने को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है, वो सुनने से परिपूर्ण हो जाता है। तो पहले सुनना पड़ेगा, तभी हम लोग बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिला है वो परिपूर्ण हो सकता है, तभी वो हमारे कुछ काम आ सकता है। तो ये हमने इस कथा कहानी से सीखा है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी हम देखेंगे 3 तरीके या 3 रास्ते जिससे हम क्या कर सकते, ज्ञान प्राप्त कर सकते। तो उसमें पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और शब्द प्रमाण। ये संस्कृत में दिए गए हैं, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में 3 बताए गए हमें रास्ते, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द प्रमाण, ठीक है। आप नाम याद रखिए, हम लोग उसको अभी डिटेल में 1 बाय 1 देखने वाले। तो हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब डायरेक्ट परसेप्शन। अपने इंद्रियों से हम लोग जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो हम लोग अपने जीवा से उसको टेस्ट करते हैं, अपने स्किन से टच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पर्श से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो सारी चीजों से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके, 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, उनका इस्तेमाल करके जो ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखिए, ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है आपको, तो ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है, तो कुछ देर के बाद आगे जाके दिख रहा है आपको कि दोनों ट्रैक एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दिख रहा है। तो देखिए कि थोड़ी देर के बाद दिख रहा है वो ट्रैक दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, दोनों एक बन गए हैं। बट अगर आप सोचेंगे, या आपने देखा होगा, तो आपको, सब लोगों को पता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि हमें दिख रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, बट एक्चुअली जुड़े नहीं, वो सेपरेट ही है। हमारी आंखों से, ये हमारी आंखों का धोखा है, हमारी आंखों का वहम है कि वो जुड़ रहे। तो देखिए, इससे क्या समझ सकते हैं, वो जो दिखता है वो हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है ना। जो दिखता है हमारे आंखों से, उसके ऊपर हम पूरा 100% भरोसा नहीं रख सकते। जो दिखता है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखा, इसके अंदर ये जो लकड़ी दिख रही है, स्टिक दिख रही है, ग्लास के अंदर हमें लग रहा है कि ये टूटी हुई है, इसके 2 भाग हो चुके हैं, बट वो टूटी हुई नहीं, वो पूरी है। तो मीडियम वहां पे चेंज हो चुका है, अपने देखने का वाटर मीडियम आ गया, इधर एयर था, इसकी वजह से वैसा दिख रहा है। समर में हम देखते कि मिराज है ना, तो रोड के ऊपर बहुत धूप होगी दोपहर को, तो हमें लगता है कि पानी है उधर, बहुत सारा गीला है, बट पानी नहीं है, वो धूप की वजह से हमारा वहम होता है, मिराज होता है वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको ये, अगर मॉल में जाते तो उधर अलग अलग कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगाए होते, मिरर लगाए होते,
तो उससे जो इमेजेस होती है, जो अपने हमें चित्र दिखते हैं, वो अलग अलग प्रकार के चित्र दिखते हैं, जिसमें हम कभी वो बहुत मोटे दिखते, कभी बहुत पतले दिखते, कभी हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखने लग जाता है ना। तो ये जो है वो सही नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना। इसलिए मराठी में बोलते हैं, जसं दिसते तसं नसते म्हणून जग फसते, बरोबर आहे. अब तुम्ही ऐकलेलं असेल म्हणजे आहे ते, बरोबर आहे. तर और भी अब मूवीज में भी देखते हैं जनरली, जो मूवीज में हीरोइन हीरो होते हैं वो बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल दिखाया जाता है, बट एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है। का इतना सारा मेकअप किया जाता है, कैमरे में एडजस्टमेंट किया जाती है, वो फोटोशॉप है, वो बहुत क्या क्या करके उनको बहुत ब्यूटीफुली अलग दिखाया जाता है, बट रियलिटी कुछ अलग होती है ना। तो जैसे दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है होता नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही भी रह सकता है, बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो दिखता है वो कुछ अलग रियलिटी है, और हम जो रियलिटी कुछ अलग है और जो देख रहे हैं वो कुछ अलग है। जैसे हम देखते दूर पे पहाड़ी आसमान को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, बट एक्चुअली नहीं करता। आसमान कितना ऊपर है, पहाड़ी कितना नीचे है, ठीक है। तो हमेशा जो दिखते हैं उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसेमंद नहीं हो सकता। बोलेंगे सर ठीक है, आंखों के ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है मान लिया सर हमने कि आंखें हमें धोखा दे सकती है, जो दिखता है वो हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है। बट अभी देखिए कि उसमें अलग अलग जो चीजें हैं, तो हम लोग अपने जो इंद्रियों को, ये जो है देखने से, स्पर्श से, सुनने से, उसको टेस्ट करने से, सूंघने से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने जो भौतिक इंद्रियों से, जो आंखें है, कान है, वो पूर्ण पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, या वो दोष रहित ज्ञान नहीं होगा, निष्कलंक ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे और देखते हैं हम लोग बाकी सेंसेस के बारे में। देखिए पहले अभी जो इंफॉर्मेशन है साइंस के अंदर, जो बहुत सारे अलग अलग थेरीज है, वो बदलते रहते हैं, अपडेट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि जो इंसान है वो क्या करता है, चार दोष से पूर्ण है। हम देखते हैं कि अभी आपका जो सिलेबस है, बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे, तो आपको पता होगा कि जो छात्र होंगे उनको जो पाठ्यक्रम है वो बदलता रहता है, उनकी किताबें बदलते रहते हैं, उनका सिलेबस जो है बदलता रहता है। एडिशन 2011, 12, 13, 14, 16, 17, अभी इसी साल 11 का सिलेबस बदला, लास्ट ईयर जो था 12 का सिलेबस बदल गया था। ये क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें दोष है, तो उस दोष को निकाल के हम और उसको रिफाइन करते जा रहे। बहुत सारे थेरीज बदलते रहते हैं। आपको पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसके अंदर इतने सारे थेरीज है, वो एक थेरी बदलता है, उसके कुछ ड्रॉबैक है, दूसरा बोलता है उन्होंने गलत बताया। जैसे पहले डाल्टन आया, रुदरफोर्ड ने बताया उनका गलत है। डाल्टन बोला एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, रुदरफोर्ड बोला डिवाइड कर सकते हैं। फिर बोर आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने और कंप्लीट ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। तो ये थेरीज और बढ़ते जा रहे, उसका ज्ञान और उसमें चेंजेस होते जा रहे, वो परमानेंट नहीं है ना, और वो परिपूर्ण नहीं, उसमें दोष है। तो ये इसमें हमें समझ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब लोग हम लोग अलग अलग थेरीज दिख रहे हैं आपको, वो सारे हमें परिपूर्ण ज्ञान नहीं देते। तो हमें पहला देखना है इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है, दोषपूर्ण इंद्रिय, ठीक है, या अपूर्ण इंद्रिय, जो हम देखते हैं कि जो हम जिससे ज्ञान प्राप्त करेंगे अपने इंद्रियों से, वो परिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय खुद ही दोषपूर्ण है। देखिए इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जो हम देखेंगे, अलग अलग वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसमें जिस रेंज में जो वेवलेंथ है, तो जो फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो वेवलेंथ है तो विजिबल जो रेंज है वो बहुत ही कम है। विजिबल रेंज क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग पहला ये जो दिख रहे, ये जो हमने तीन अलग अलग वेज देख रहे नॉलेज के, तो पहला वे देखा हमने कौन सा वाला, हमने देखा उसमें उसके अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर उसके बाद हम देखने वाले अनुमान प्रमाण और शब्द। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो कोई बोलेगा वो परिपूर्ण ज्ञान मिल रहा है, मुझे दोष रहित ज्ञान मिल रहा है। तो उसके लिए जो हमें अपने इंद्रियों से जो ज्ञान मिल रहा है वो दोषपूर्ण कैसे है, वो समझने के लिए हम लोग ये चार डिफेक्ट, चार दोषों को समझने वाले हैं, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनुमान प्रमाण, और उसके बाद हम लोग जो तीसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, वो शब्द प्रमाण, वो आखिर में देखने वाले, ठीक है। तभी हम लोग पहले देखेंगे इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है। इम्परफेक्ट सेंसेस हम लोग देखेंगे अपने दोषपूर्ण जो इंद्रिय है वो देखने वाले हैं, जो दोष से रहित है, अपूर्ण है,
जिससे हमें परिपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। तो हम देख रहे थे कि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके अंदर इतना छोटा सा विजिबल रेंज है, दिख रहा है 400। अगर इतने से छोटे रेंज में हम लोग अपने आंखों से चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, माइक्रोवेव है, रडार है, रडार फ्रीक्वेंसी, रेडियो है, ब्रॉडकास्ट बैंड है, उन सबको हम नहीं देख सकते। अभी देखिए आपको इधर कोई मूवी दिख रहा है कि आपको एयर में मूवी चल रहा है, दिख रहा है आजू बाजू में? टीवी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे हवा में वो चल रहा है ऑलरेडी। जो सिग्नल आते हो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में, तो मूवी चल रहा है, उधर ड्रामा चल रहा है, देखो एक हीरो हीरोइन को मार रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें आपको साइड में दिख रही है, बट वो हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि उसके लिए हमारी आंखें जो है वो सक्षम नहीं है, वो एक रेंज के तहत ही देख पाते हैं, उस रेंज के आगे नहीं देख सकते। तो देखते हैं हम लोग हमारे आंखों का रेंज क्या। तो देखिए जो दिखता है अभी इसमें दिख रहा है आपको, ये जो लॉरी है, बहुत बड़ा लॉरी है, बट वो बैग की तरह दिख रहा है, बड़ी सी बैग की तरह दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और ये जो लॉरी है इसमें एक बहुत बड़ा बॉटल दिख रहा है हमें, बट ये बॉटल नहीं, उसके ऊपर एक ड्राइंग बनाया हुआ है, बॉटल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इम्परफेक्ट सेंसेस हमने देखा, पहले इम्परफेक्ट सेंसेस, फिर दूसरा है टू बी इल्यूजन। अगर अपने सेंसेस परिपूर्ण नहीं, दोषपूर्ण है, तो फिर हमें क्या होगा, जो नहीं है वो दिखने लगेगा, और जो है वो दिखेगा नहीं, समझ में आ रहा है? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ऐसा हो जाएगा इसकी वजह से। इल्यूजन मतलब मैंने बोला कि जो आपका रस्सी है वो सांप लगने लग जाएगा, रस्सी को सांप समझने लग जाएंगे, और सांप को रस्सी समझने लग जाएंगे। तो आप बाथरूम में गए और उधर रस्सी दिख रहा है आपको, है ना, तो आप रस्सी को अगर गलती से सांप समझ कर डर जाएंगे। और कभी कभी सांप सच में सोया होगा तो बोलेंगे रस्सी है, बट उसको पकड़ लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं? वो चालू हो जाएगा, टी उड़ी उड़ी उड़ी, है कि नहीं, ऐसा आवाज करते हुआ चालू हो जाएगा, अलग वो आ जाएगा आपके पास, तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पे क्या होगा, इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा होगा। अगर हमारे सेंसेस इंद्रिय दोषपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है, तो उससे भ्रम पैदा होगा, भ्रम वहां पे निर्माण होगा, ठीक है। फिर अगर भ्रम होगा तो हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। देखो दिस फेलो, उसको बेचारे ने उसको वायर को ज्वाइन कर लिया, उसको लगा कि स्विच ऑफ है, बट स्विच ऑन था, या उस स्विच के कनेक्शन उल्टे थे, इसलिए ऑन करते समय वो क्या होता था, ऑफ होता था, ऑफ करते समय ऑन, तो उससे हाथ लगाया, करंट लग गया उसको, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। फिर उसके बाद गलतियां करेंगे तो कोई गलतियां करते हैं, सभी गलतियां तो करते हैं, बट छुपाना चाहते हैं गलतियों को, तो हम क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक है। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, फिर गलतियों को छुपाने के लिए, जैसे किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं किया, तो देखिए ये दोनों लोग चीटिंग कर रहे, दोनों स्टूडेंट है कि नहीं एग्जाम में, क्योंकि उनको कुछ आ नहीं रहा। अभी पढ़ाई टीचर बोले थे, जब समझा रहे थे तो ध्यान नहीं दिया क्लास में, जब पढ़ाया तब ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई करने के लिए बोला तब पढ़ाई नहीं किया, तो अभी चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बोलेंगे इसको कुछ आता नहीं है, डफर है, इसको 0 मार्क मिले या ऐसे, तो इसलिए वो चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो अभी वन बाय वन देखेंगे हम लोग, ये 4 क्या है, दोष है। तो देखिए पहला दोष इसमें से कौन सा है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो अपने जो आंखें है, देखिए कितनी रेंज में देख सकते हैं, बस 400 to 700 मिली माइक्रोन, इतनी ही अपनी विजिबल रेंज है, इतनी छोटी सी रेंज में हम देख सकते हैं। उसके आगे जो अलग अलग कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्रॉडकास्ट बैंड, उनको हम देख ही नहीं सकते अपने आंखों से, आंखें होने के बावजूद भी। और सनलाइट नहीं रहा तो फिर तो कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। देखो आपके हाथ पे, हमारे हाथ पे कितने सारे वायरस है। कोरोना वायरस दिखता है क्या? अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इतने कोरोना एक छोटे से वायरस नहीं, पता है पूरे कोरोना वायरस जो है दुनिया में, उन सबका अगर हम वेट करेंगे तो कितना है, सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम है सिर्फ। 1 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा है, पूरी दुनिया को नचा रहा है, उसको पूरा परेशान करके रखा है ना, बहुत दुखद घटना है। बट कोरोना वायरस दिख नहीं रहा, वो सबसे बड़ा डेंजर है, दिखता नहीं है वो। तो देखिए कोरोना छोटे से वायरस को नहीं देख सकते हम, अपने हाथ पे इतने सारे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको नहीं देख सकते हम। खुद के जो बाल है उनको भी नहीं देख सकते। देख सकते कि हम खुद के फेस को बिना आईने का नहीं देख सकते, बिना आईने का हम खुद के फेस को भी नहीं देख सकते। तो देखिए इतना अपना लिमिटेड है विजन, ठीक है। तो इसलिए हम देखने पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, देखने पे रिलाय नहीं कर सकते। तो ये हो गया साइट के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे, देखिए अपने कान, कोई बोलेगा सर हम सुनेंगे फिर, ठीक है। तो अगर हम अपने कोई अपना कुछ मैन्युफैक्चर किया हुआ अगर चीजें सुनते हैं, तो हमारा सुनने का रेंज भी कितना है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, पता है। उसके अगर नीचे होगा या उसके ऊपर अगर होगा जो वॉइस का फ्रीक्वेंसी, तो हम सुन नहीं पाएंगे, उसको हम जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो जो डॉग है वो क्या बोल रहा है, देखिए माय फेवरेट फ्रीक्वेंसी इज 50,000 हर्ट्ज। 50,000 हर्ट्ज पे वो अच्छे से समझ सकता है। तो हमने इसको 50,000 हर्ट्ज का साउंड हम कभी नहीं
सुन पाएंगे, ये हमारी रेंज से बाहर है, हमारे कानों के रेंज से बाहर है। 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा फ्रीक्वेंसी या उससे 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। देखिए इसके बारे में अभी ये जो है अलग अलग हमने देखा है ये वाला। फिर इसमें देखिए कि अलग अलग अलार्म होते हैं, आपको पता नहीं, पता होगा कि कुछ अलार्म होते हैं जो कुत्तों को, बिल्ली, चूहे को भगाने के लिए यूज करते हैं। तो अलार्म आप ऑन कर देते, आपको तो कुछ आवाज सुने नहीं था, कुत्तों को, बिल्ली को टुकु ऐसे कुछ तो अलग अलग आवाज है, उनको बहुत जोर से आवाज सुनने लगते हैं। बेचारा कुत्ता बोलता है अरे आप ये क्यों आवाजें कर रहे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे डर के भाग जाते हैं जो चूहे, बिल्ली, कुत्ते हैं। बट आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि आपके ऑडिबल रेंज से वो बाहर है। उनके ऑडिबल रेंज में उसका फ्रिक्वेंसी सेट किया जाता है, तो वो साउंड जो है उन्हीं को समझ जाता है और वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग हाथी का रेंज दिया है, इधर कुत्ते बिल्लियों का दिया है, डॉल्फिन का, बैट का दिया है, और ह्यूमन का देखिए इतना छोटा, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज में इतना छोटा सा रेंज ह्यूमन का है, बस ऑडिबल रेंज। तो इसके आगे हम लोग क्या है देखा हमने कि जो 400 to 700 माइक्रोन के बाहर हम अंधे हैं। 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी छोड़ के हम बहरे भी है। ठीक है, डेफ भी है हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया उसके बारे में। अभी ठीक है, कुछ साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कि अभी हम लोग ठीक है दूर का देख नहीं सकते, हमारा विजन लिमिटेड है, हम क्या करेंगे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप बना लेंगे, उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सटेंडेड विजन, हमारी इंद्रियों को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाएंगे, और उससे हम चीजों को देखेंगे, हमारी जो लिमिटेशन है उसको दूर करेंगे। तो देखिए इसके बारे में नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट जो है ऑगेन विग्नर है, वो क्या बोलते हैं देखिए, even if we photograph stars eventually we have to take in by our senses what the photo shows। वो बोल रहे ठीक है आप फोटोग्राफ ले रहे टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देख रहे छोटी चीजों को, बड़े को टेलीस्कोप से वगैरह, बट उनको देखेंगे किससे, आंखों से ही तो देखना है ना, दोष तो आंखों में ही है, भले आप कैमरा से देख रहे, दोष किसमें है, आंखों में है। तो फोटो को समझने के लिए तो आंखें यूज करनी पड़ेगी आपको, तो उससे जो ज्ञान मिलने वाला है वो भी क्या है, दोषपूर्ण ही होगा, वो दोष से रहित कभी नहीं हो सकता। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनिंग जो फिजिसिस्ट थे ऑगिन विग्नर वो बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखिए हमारे इंद्रियों के बिना हम लोग कैमरे को, और भी अगर देखिए कोई बोलेगा ठीक है कैमरा हम परफेक्टली अरेंज करेंगे, अच्छा कैमरा, अरे बट कैमरा चलाने के लिए भी तो आपको आपकी इंद्रियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो कि दोषपूर्ण है ना। तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, दोषपूर्ण ज्ञान होगा, अपरिपक्व ज्ञान होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, वो दोष रहित नहीं होगा। तो देखिए अगर हम एम्पलीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को, डिवाइसेस को, तो जो नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, हमारे दोषपूर्ण इंद्रियों से ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा परिपूर्ण परिपक्व ज्ञान हमें, कि कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाओ आप, उससे परिपूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिल सकता, उसमें भी दोष रहने ही वाले हैं। वो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बोल सकते, वो रिलेटिव ट्रूथ हो सकता है, ठीक है, बट उसको परम सत्य हम नहीं बोल सकते। क्लियर, समझ में आया? तो हो गया इसके बारे में। फिर देखिए अभी ये 4 दोष है हमारे पास, तो हमने देखा कि पहले इम्परफेक्ट सेंसेस देखा हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, दूसरा दोष क्या है, इल्यूजन, हम लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, हम लोग सच्चाई क्या है उसको समझ नहीं पाएंगे, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। आजकल देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग का जमाना है, कितने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, लोग मैसेज हम टाइप कुछ और करते, कोई और कुछ और ही समझ लेता है उसको मीनिंग, और झगड़े होते हैं, इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी हम देखते हैं बट कुछ चीजें देख के वो सही नहीं होती है ना। आजकल अगर कोई देखो लड़का लड़के साथ में जा रहे, कोई नहीं बोलेगा भाई बहन है, कोई बोलेगा उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो, है ना। तो क्योंकि देखिए आंखों के ऊपर भरोसा करते लोग, तो हम लोग बहुत सारे मिसअंडरस्टैंड होते, बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं हमारे दोषपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो देखिए अभी इसके लिए मैं टंग का, अभी टंग जो है अपना जीवा है उसका एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए अगर आपने कोई मीठा चीज खाया, गुलाब जामुन वगैरह खाया, और उसके बाद मौसम्बी का जूस पिया, तो कैसा लगेगा आपको, सोर लगेगा, ठीक है, खट्टा लगने लग जाएगा। बट अगर आपने लेमन खाने के बाद अगर मौसम्बी का जूस पिया तो वो मीठा लगेगा आपको। तो देखिए लेमन मौसम्बी का जो जूस है वो बदल गया क्या, नहीं, ऑरेंज जूस नहीं बदला, वो तो ऑरेंज सेम ही है, सेम जूस है, बट क्या है आपने अलग अलग चीजें खाने के बाद उसको यूज किया, तो सेम जुआ आपको अलग अलग टेस्ट बता रही है, अलग अलग। उसमें आपने वो भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सोप खाने के बाद पानी पिया तो कैसे मिठास लगता है, पानी बदल लिया कि आपने पानी में कुछ शुगर डाला क्या, नहीं, पानी तो सेम ही है, बट क्या हो गया आपने कुछ और चीज खाने के बाद जुआ में अलग अलग टेस्ट बताती है, अलग अलग उसका टेस्ट आता है हमें, ठीक है। स्किन कोई बोलेगा ठीक है स्किन से नॉलेज लेंगे, तो स्किन देखिए अगर आपका हाथ अगर गर्म होगा, ठीक है,
वार्म होगा तो क्या होगा, अगर पानी में हाथ डालेंगे तो आपको पानी ठंडा लगने लग जाएगा, बट अगर आपका हाथ ठंडा होगा तो पानी क्या होगा, वार्म लगने लग जाएगा, ठीक है, तो गर्म लगने लग जाएगा। तो देखिए पानी तो वही है, बट आपका हाथ का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव ट्रुथ है, रिलेटिव ट्रुथ है, दैट ट्रुथ इज समथिंग एल्स, बट आपके क्या कौन से सेंसेस जो वो दोषपूर्ण है, तो उस सेंसेस से ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं वो भी दोष रहित है, ठीक है, वो भी अपरिपूर्ण है, अपरिपक्व है, अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। आगे देखते देखिए, तो अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं। तो हमें हर एक पिक्चर, मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको, तो उसमें वो पिक्चर को दो तरीके से देखा जा सकता है, उसमें दो अलग अलग चीजें छिपी हुई है, तो आपको बताना है उसमें से कौन सी चीज है, तो उसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन करके आपको बताना है कि उसमें क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है। तो पहला पिक्चर देखिए, तो मैं अभी आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ करता हूँ, तो जो लोग हैं, तो देखिए जिनको आंसर देना है आप आपका अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। बस ख्याल रहे कि आप जब भी आप आंसर देंगे तो तुरंत आपको क्या करना है, अपने आप को फिर से म्यूट करना है, ताकि आपका नॉइज इस सेशन में ना आए। तो अगर सबका नॉइज आ रहा है तो फिर मुझे चार्ट में आपके जवाब मांगने पड़े। तो यस, कौन बताएगा इस पिक्चर में क्या दिखा है, ध्यान से देखिए क्या दिखा है इस पिक्चर के अंदर, कौन बताएगा? यस, एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर फास्ट। It's lady. ओल्ड लेडी है कि नहीं, कोई किसी ने आंसर Yeah, दिया? young woman. हाँ देखिए, दो लोग दो आंसर दिए, एक जन बोल रहा है एक ओल्ड लेडी और एक बोल रहा है यंग वुमेन है। तो अभी यंग लेडी है उसमें कि ओल्ड वुमेन है? Young woman. यंग वुमेन है। Yeah, प्रभु जी। यस, दोनों भी है सर। दोनों भी है। देखो, तो अगर हम देखेंगे ये ओल्ड लेडी है, तो ओल्ड लेडी का जो आंख है वो क्या है, यंग वुमेन का ईयर रिंग्स है ना। और देखिए ये जो नाग दिख रहा है ओल्ड लेडी का, वो क्या है, चिन्ह है। यंग यंग जो लेडी है उनका, ये जो उनका माउथ है वो क्या दिख रहा है, उनके नेक पे कुछ तो नेकलेस दिख रहा है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें दिख रही है इसमें हमें। बट तो ये देखिए ड्राइंग में तो हमारी आंखों से जो दिखता है धोखा भी, किसी को देखो, किसी को अगर यंग लेडी देखने की बहुत आदत होगी, यंग लेडी के आजू बाजू में अगर वो रहते हैं सराउंडिंग में, तो उनको यंग लेडी दिखेगी। जो जो अभी सपोज कोई यंग बच्चे है तो उनको क्या होगा, उनको यंग जो उनके फ्रेंड्स है उनको देखने की आदत है, इसलिए क्या होगा, उनको यंग लेडी दिखेगी। बट जो सपोज जिनके आजू बाजू में जो वयोवृद्ध लोग रहते तो उनको ओल्ड लेडी दिखेगी। तो हर एक का परसेप्शन अलग अलग है, तो इसको सेलेक्टिव विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव। पर्सन कैन सेलेक्ट वन एंड रिजेक्ट अनदर। तो एक पर्सन एक देख पाएगा। अभी मैंने जब बताया कि दोनों दिखते तब आप दोनों देख पाएंगे। अभी कितने लोग दोनों देख पा रहे? देखिए यंग लेडी और ओल्ड लेडी दोनों को कितने लोग देख पा रहे? सब लोग देख पा रहे अभी, ठीक है ना? यस। यस सर। वो तो देखिए अभी हम लोग Yes, आगे sir. चलते हैं। तो ये कितना अच्छा ड्राइंग, तो देखिए इसमें हमें दिख रहा है ये जो ड्राइंग है, तो जो दिखता है वो हमेशा नहीं है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सुनना पड़ेगा, तो हम पता कर पाएंगे कि एग्जैक्टली है ना, कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या दिया हुआ है उस पिक्चर के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग आगे, चलिए। तो ये देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? इस पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल दिख रहा है, बराबर है। एरो एरो प्रभु जी, दिख, एरो। ओके एरो, कुछ लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल। यस, तो देखिए इसमें ना ट्रायंगल है ना एरो है। इसमें क्या है, देखिए ये जो है, ये तीन ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इनको इस तरीके से अरेंज किया है कि आप परस्यू कर सकेंगे कि उधर क्या है, ट्रायंगल है या उधर एरो। तो देखिए कभी कभी जो अभी इसमें तो पूरा ट्रूथ बदल ही गया, उसमें तो एटलीस्ट कुछ तो था, उसमें ओल्ड लेडी भी थी, यंग लेडी थी, इसमें जो है नहीं वो दिख रहा है। तो देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो चीजें होती ही नहीं वो हमें दिखने लग जाती है ना। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग गैलेक्सी या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, तो कभी कभी कोई अगर तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स वगैरह, उसको ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया होगा कि वहां पे चौथा ऑब्जेक्ट इमेजिन होगा जो है ही नहीं। तो इसलिए जो हमारे इंद्रियों से भले टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, बट उससे जो ज्ञान मिलेगा वो परिपूर्ण नहीं होगा, वो दोषपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि देख तो हम आंखों से ही रह रहे हैं ना। तो इसमें ट्रायंगल है ही नहीं है, तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से बस अरेंज किया गया है, ठीक है। दोषपूर्ण ज्ञान है, हम देखते तो हमेशा जो दिखता है वो सही होगा, ऐसा नहीं। सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग, ठीक है। अभी हम आगे चलते, देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है? ओल्ड मैन एंड वुमेन। ओल्ड मैन एंड वुमेन, ठीक है ना, दो लोग दिख रहे हैं उसमें। और Two किसी boys, को two boys are playing.
हाँ, two boys are playing on, one boy is playing on guitar, other is listening, Yeah, right? yeah. है कि नहीं? और उधर देखिए एक छोटी लेडी भी दिख रही है आपको, एक डोर से अंदर आती हुई, Yeah. करेक्ट? ये दो चीजें। और क्या दिखता है आपको इसमें? और क्या दिखता है? देखिए पीछे एक गोल्डन कलर का ट्रॉफी दिख रहा है आपको, गोल्डन ट्रॉफी, Yeah. है ना? गोल्डन Yes, ट्रॉफी भी है एक। तो तीनों चीजें इधर देखिए, तीन चीजें अलग अलग, बट आपको एट ए टाइम एक ही चीज दिखेगा। अभी मैंने जब बताया तीनों, तब तीनों देख पाएंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम हमारा विजन कितना लिमिटेड है, हमारा जो साइट है वो कितना दोषपूर्ण है। उससे हम पूरी पूरी रियलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। जो पूरी सच्चाई है, जो परम सत्य है, उसको जान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसी से सुनना पड़ेगा उसके बारे में, जो जानता है उससे जब सुनेंगे तो हम देख पाएंगे। तो देखने के लिए भी क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है। ठीक है, तो जो देखिए भगवान जो है वो परम सत्य है, तो उनको अगर उनको देखना है, हमें उनके बारे में जानना है, तो जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनको देखा है, उनसे हमें सुनना पड़ेगा, तब उनको समझ पाएंगे हम लोग। तब उनके बारे में हम ज्ञान जो प्राप्त करेंगे वो परिपूर्ण होगा, दोष रहित होगा, निष्कलंक होगा। जैसे साधु संत तुकाराम महाराज वगैरह देखते हैं हम लोग, बहुत सारे साधु संत है, उन्होंने देखा है भगवान को, उन्होंने भगवान के बारे में जाना है, उन्होंने समझा है, वैदिक ग्रंथों का ग्रंथों से पढ़ के और अपने गुरु से ज्ञान लेके उन्होंने उसके भगवान को समझा है। तो इसलिए उनसे हम भगवान के बारे में दोषपूर्ण ज्ञान क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते और भगवान को समझ सकते। अपने जो सिर्फ इंद्रिय जो है, जो भौतिक दोषपूर्ण इंद्रिय है, उनसे हम भगवान समझना काफी मुश्किल है। हम पूरी तरीके से भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे और भगवान को अपने सिर्फ दोषपूर्ण इंद्रियों से कभी उनको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक है उसी से प्रूव करना चाह रहे हैं। और एक मैं यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो वैज्ञानिक है, देखिए विज्ञान का शुरुआती अजम्पशन जो है, वो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि अगर बोला भगवान अस्तित्व है, तो फिर क्या बोलेंगे, भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर वैज्ञानिक खोज करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है। तो फिर इसलिए विज्ञान जो है, उसकी शुरुआत में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो जिसका अजम्पशन ही ऐसा है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, उसको यूज करके हम भगवान का अस्तित्व कैसे प्रूव कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान का जो है एजम्पशन है, वही है कि ये जो भगवान का अस्तित्व ने ऐसा समझ के चल के वो सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमें क्रिएशन को, सृष्टि को समझ सके। बट इसका पर्पस क्या है? लास्ट सेशन में हमने देखा विज्ञान से सृष्टि को समझने का पर्पस, हमारा हेतु क्या है कि हम लोग भगवान के क्रिएशन को ज्यादा डिटेल में समझ सकेंगे, तो हम भगवान के प्रति जो हमारा एप्रिसिएशन है वो बढ़ जाएगा, और भगवान का जो गुणगान है हम ज्यादा कर पाएंगे, लोगों को समझा सकेंगे कि इतनी जो रहस्यमय जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो अपने आप नहीं आ सकता। उसको बनाने के पीछे किसी बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ है, भगवान का हाथ है। तो इसलिए विज्ञान का वो हेतु है, बट उसका अजम्पशन ऐसा किया जाता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अभी देखिए ये इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, इस पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? शिप्स दिख रहे हैं और एक टनल भी दिख रहा है। ब्रिज, शिप। तो देखिए अभी ये जो है, इसमें भी सेलेक्टिव विजन है। अभी इधर देखेंगे तो शिप दिख रहा है, इधर देखेंगे तो हमें ब्रिजेस के आर्चेस दिख रहे हैं अलग अलग, है ना। बट वो क्या है, ब्रिज है हमारा, वो जो ब्रिज है आगे दूर जाके वो शिप की तरह हमें दिख रहा है। ठीक है, तो वो एक ब्रिज है। तो देखिए इसमें दोनों चीजें दिख रही है, बट हम सेलेक्ट नहीं कर, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। जिसको पता है पिक्चर, जिसने लिया है या जिसने ड्राइंग किया है, उसके बिना कोई बता नहीं पाएगा इसके अंदर एग्जैक्टली शिप है कि वो ब्रिज के आर्चेस है। तो जिसने बनाया है ये पिक्चर, तो वही। तो इसलिए जो सृष्टि के निर्माण करता कौन है, भगवान है। तो उनके बारे में समझना है, सृष्टि के बारे में अगर हमें परिपूर्ण ज्ञान चाहिए, दोषपूर्ण ज्ञान चाहिए, तो भगवान से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी मशीन जो कंपनी बनाती है, तो उस मशीन के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान किसको रहेगा? बनाने वाले को रहेगा, बराबर है, जो मशीन जिसने बनाई। तो इसलिए वो क्या करते, उसके साथ में एक मैनुअल देते, उसके बारे में उसके अंदर बताया जाता है कि अगर प्रेशर कुकर है तो उसको कितने देर तक रखना है, कितना पानी उसके अंदर डालना है, कितने सीटी होने के बाद निकालना है, कितनी फायर की फ्लेम रखनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके मैनुअल के अंदर दिया जाएगा। तो कोई भी मशीन है तो उसके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको किस तरीके से, सही तरीका कौन सा इस्तेमाल करने का, गलत तरीका कौन सा है, वो सारी चीजें मैनुअल के अंदर होती है। तो ये जो सृष्टि के निर्माण करता है, सृष्टि करता है भगवान, उन्होंने क्या किया है, सृष्टि के साथ में क्या किया है, एक मैनुअल हमें दिया है।
जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, बाइबल है, कुरान है, ये जो है भगवान ने मैनुअल दिए हमें सृष्टि को समझने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, उनको समझने के लिए। तो ये जो ज्ञान है भगवान ने स्वयं दिया, आगे हम देखेंगे भगवान ने किसको दिया है, कैसे वो ज्ञान दिया है, तो उसको आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखिए, ये कितने वर्टिकल बार कितने लोगों को उसके मूवमेंट होते हुए दिख रहे, वो हिलते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को, कितने लोगों को, ऑलमोस्ट सब लोगों को हिलते हुए दिख रहे हैं वो लोग। अगर आप उसकी तरफ देखेंगे ध्यान से तो Yes, है sir. ना, बट ये तो एक ड्राइंग है, वो तो हिल नहीं रहा, मूवमेंट तो उसका हो ही नहीं रहा, वो एक स्टेबल स्टेशनरी ड्राइंग है, बट ओके आपको मूविंग दिख रहा है। तो इससे समझ रहा है हमें जो स्टेशनरी चीजें वो मूविंग दिख रही है, समझ में आ रहा है, स्टेशनरी चीजें यू आर सीइंग इट टू बी एज मूविंग, तो ये तो मूव हो ही नहीं रहा, बट हमें दिख रहा है कि ये मूविंग हो। तो देखिए अभी आगे नया देखिए, ये कितने आप में से कितने लोगों को ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है सबको, Yes, sir. है कि नहीं, तो Yes, रोटेट sir. होता हुआ नजर आ रहा है, बट ये रोटेट नहीं हो रहा है, एक ड्राइंग है, बल्कि सिर्फ एक ड्राइंग है, वो रोटेट होते हुए आपको नजर आ रहा है, बट एक्चुअली वो रोटेट नहीं हो रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। तो आपके जूम के स्क्रीन पे अगर दिख रहा है तो अच्छा है, पता नहीं, बट लैपटॉप पे और अच्छे तरीके से दिखेगा आपको, एक्चुअल इमेज देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रोटेट हो रहे हो, बट एक्चुअली रोटेट नहीं हो रहा है, वो क्या है, स्टेशनरी इमेज है। तो जो चीजें मूविंग नहीं है वो मूविंग दिख रही है, जो होता नहीं वो हमें दिख रहा है, ठीक है, जो स्टेशनरी वो नहीं दिखता, जो पिक्चर में कुछ और ही इंफॉर्मेशन आ रहा है, हमें दिखता कुछ और है, ठीक है। तभी देखिए ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा वाला है, सबसे हाइट किसका ज्यादा है, सबसे कम किसका है, देखिए जो लेफ्ट साइड वाला है, अभी मेरे लेफ्ट साइड वाला जो है सबसे हाइट उसका कम है, मेरे राइट साइड वाले का हाइट जो सबसे बड़ा है, ऐसा हमें लगता है, बट वैसा नहीं है, हमें जैसा लगता है वैसा होता नहीं। ये लाइंस अलग अलग उनको अलाइन किया अलग अलग तरीके से, तीनों का हाइट सेम है, तो तीनों इक्वल हाइट पे, बट इन लाइंस की अरेंजमेंट जो अलाइनमेंट उनके पीछे जो लाइन है उसको अलग अलग तरीके से की, इसलिए हमें लगता है उनका तीनों का हाइट अलग अलग, बट उनका हाइट सेम ही है, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो आप क्या करो, इस पिक्चर में जो सेंटर ब्लैक डॉट दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो और थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, तो देखिए आपको क्या दिखता है, वो डॉट की तरफ फोकस करके आगे पीछे देखो क्या दिख रहा है आपको, वो घूम रहे सर्कल दो हाँ एक एंटी क्लॉकवाइज में रिंग्स और घूम एक रहे हैं। क्लॉकवाइज में है ना, रिंग हाँ, एक यस सर। एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज में दिख रहा है घूमते हुए। तो ये जो देखो बट एक्चुअली तो स्टेशनरी में जो तो घूम ही नहीं रहा है, बट अगर आप आगे पीछे करके देखते तो घूमते हुए नजर आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। तो जो चीजें घूम नहीं रही वो घूमते हुए दिख रही है, जो चीजें मूवमेंट नहीं हो रही उसकी मूवमेंट दिख रही है, जो स्टेशनरी है उसको भी समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली क्या है उधर, उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, ठीक है। अभी देखिए इसके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे हम लोग, तो आप अच्छे से देखिए उस वीडियो को। ये जो ड्राइंग ठीक है, आपने देखा है ड्राइंग्स को इस सबको अच्छे से, तो देखिए इसमें हमें यस दिख रहा है सर। कि इधर अर्थ के खो के उधर बहुत बड़ा अंदर क्या खाई बन गया। किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज, कैन म्यूट योर ऑडियो। जस्ट देखिए अभी देखिए उसमें खाई दिख रहा है हमें कि बहुत ज्यादा खाई बन गया है, अलग अलग इमेजेस में ऐसा दिख रहा है कि वो रियल है ऐसा लग रहा है, बट वो इमेजेस ड्रॉ की है सिर्फ रोड के ऊपर, क्योंकि कितने अच्छे तरीके से इमेजेस ड्रॉ की, तो जो दिखता है हमेशा वो सच होगा ऐसा नहीं, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं, ठीक है। हम अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं, हमें दोषपूर्ण ज्ञान से प्राप्त होता है, दोषपूर्ण इंद्रियों के कारण, ठीक है। ये हो गया टू बी इल्यूजन। अभी हमें देखना है, अभी हम अगर भ्रम में पड़ जाते तो हमें क्या होगी, हमारी गलतियां होगी, हम देखते देख कुछ और रहे बट है कुछ और, इसलिए हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अभी साइंस ने, वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी बड़ी कुछ गलतियां की है, उसके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है। बहुत बड़े बड़े गलतियां विज्ञान ने की है। तो देखिए ब्रेन जो है, उन्होंने पहले कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि ब्रेन जो है वो क्या है, सिर्फ एक कूलिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर के लिए काम करते है, रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है,
बस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, ब्लड को कूल रखने के लिए ये ऑर्गन का बस फंक्शन है, बाकी कोई भी इसका फंक्शन नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। सोचो, वो बोले अगर ब्लड को निकाल दिया तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस ब्लड थोड़ा क्या होगा, थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैन यू इमेजिन अगर हमारे ब्रेन को निकाल दिया तो क्या होगा, है कि नहीं? ब्रेन ही सब कुछ फंक्शन करने वाला है, ब्रेन से ही सारी चीजें, सारे सिग्नल दिए जाते हैं, हमारी सारी जो एक्टिविटी है वो ब्रेन से चलती है, ब्रेन ही उसको डायरेक्ट करता है, सारी ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और उससे सारा हमारा बॉडी फंक्शन हो रहा है ना। तो इसलिए हम देख रहे, इधर देखिए कि इधर जो बताया गया है कि ब्रेन जो है वो क्या करता है ब्लड कूलिंग के लिए, तो ये बहुत बड़ा गलती था साइंस का। बाद में उनको पता चला है ब्रेन जो है मेन ऑर्गन है, सीपीयू, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ऐसा ये हमारा क्या है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है पूरे बॉडी का, वो नहीं चलेगा तो बॉडी के कुछ भी फंक्शन होगा नहीं, ठीक है। ये ब्रेन के बारे में बताया है, देखो नहीं तो 200 ग्राम का ब्लड वो बोल रहे कि उसको रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं, देखो कितना फुलिशनेस है, कितना बड़ा गलती है साइंस का, विज्ञान का। अभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उन्होंने बोला कि वेस्टेज यूजलेस है, कुछ काम का ही नहीं है, बोले वो यूजलेस पार्ट है बॉडी का, वो कुछ फंक्शन का नहीं है। तो साइंटिस्ट देखिए इसके बारे में भी और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे शरीर में 12 ऐसे इंद्रिय है जो यूजलेस है, जिनका कुछ काम ही नहीं है, वो ऐसे ही बनाए। तो उनका सवाल होता है कि अगर ये जो सृष्टि का निर्माण अगर भगवान ने किया है, जो बॉडी है उसको अगर भगवान ने बनाए हैं, तो फिर इसके अंदर जो यूजलेस पार्ट है वो क्यों बनाए गए, है ना? ये जो कुछ इंद्रिय है, ये जो वेस्ट है, व्यर्थ है, यूजलेस है, वो तो बनाने नहीं, क्योंकि हम अगर बनाएंगे तो हम उसके अंदर कोई यूजलेस पार्ट तो डालेंगे नहीं, इसका मतलब ये खुद से आया है। बट फिर साइंटिस्ट ने अभी धीरे धीरे उनका जैसा रिसर्च प्रोग्रेस हो रहा है, उनको पता चला है कि जो इंद्रियों को यूजलेस समझते थे उनका बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। अभी बस एक ही बाकी है जिसका फंक्शन उनको पता नहीं, अपेंडिक्स। बाकी सारे जो 11 चीजें थी जो वेस्टेज है बॉडी में, उनके फंक्शन पता चल गए। तो उसका बहुत उनके बारे में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो अपने शरीर में क्या करते हैं, अपने शरीर में प्ले करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड है, सारे जो आप इमोशन फील करते हैं, सारे जो हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होते हैं। यही ग्लैंड जो है वो सारी जो ग्लैंड को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है, इसके तहत ही हमारे सारे इमोशनल और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस ग्लैंड को वेस्ट पार्ट बोला गया था साइंटिस्ट ने, देखो उनको अभी पता चला कि ये मास्टर ग्लैंड है। कितना बड़ा गलती था, अगर उसको निकाल देते तो सोचो क्या हो जाता, है कि नहीं? तो इस तरीके से। और इसके बारे में देखिए भगवान का क्रिएशन कितना अमेजिंग है। अभी देखिए आपकी जो आईलिड्स है, आईलिड्स उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, भुया बोलते शायद। तो ये जो है, ये जो देखिए उसके बाल देखो थोड़े ही बढ़ते है ना, वो ऐसा क्या है कि उसके बाल बहुत बढ़ रहे हैं और नीचे ऐसे आ रहे हैं, आंखें आपकी बंद हो गई उसके बालों से, ऐसा कभी देखा क्या आपने किसी का? कितना अलग साइट होगा ना कि उसकी किसकी जो आईलिड से उसके बाल बढ़ के एकदम नीचे नीचे आ रहे हैं, आपके पैर तक जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट देखा क्या आपने, आईलिड के बाल जो है किसी के एक लिमिट के बाद बढ़ते नहीं, उतने ही बढ़ते। वो किसने, तो साइंटिस्ट बोलते उधर केमिकल रखा गया है इसलिए वो उतने ही बढ़ते। अरे केमिकल है उधर, केमिकल सीक्रेट किसने सीक्रेट किया, किसने बनाया वो केमिकल, उधर ही किसने रखा, है ना? और देखिए अगर सर के बाल भी उतने ही बढ़ते तो फिर कैसे लगता था, कितना अजब लगता था ना। तो इसलिए फिर सर के बाल देखिए कितने बढ़ते, कितने सारे 24 अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल्स, अगर आपको पता नहीं होगा तो 24 अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल है, पता है आपको? और ये जो अभी मेरा दिख रहा है आपको 25th हेयर स्टाइल है, क्योंकि अभी लॉकडाउन हेयर स्टाइल बोलेंगे हम इसको। लॉकडाउन में अभी बार्बर की शॉप तो खुली नहीं, तो सबने अपना क्या किया, पूरा हेड शो कर लिया, है ना? तो इतने सारे अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल से अजब गजब। कुछ मैंने तो एक देखा था, किधर तो आया था सोशल मीडिया पे, एक ने अपने सर पे पाइनएप्पल बनाया था, उसका ऐसा हेयर स्टाइल था। कुछ लोगों ने क्या किया था, अपने पीछे फेस के टाइप के हेयर स्टाइल बनाई थी, तो समझ में नहीं आता था उसका जो फेस है वो आगे है कि पीछे है एग्जैक्टली, तो ऐसा हेयर स्टाइल बनाया था। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के कॉमेडी हेयर स्टाइल लोग बनाते रहते हैं, है ना? तो इतने सारे हेयर स्टाइल, तो अगर अपने सर के बाल, क्योंकि बाल सबको अच्छा हेयर स्टाइल करना, उसको अच्छे तरीके से अरेंज करना सबको अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ने उसको बढ़ने के लिए अलाउ किया है, तो इतने अच्छे तरीके से बना। और सोचो ये जो अपना फेस है उसके अंदर इतनी सारी चीजें जो ऑर्गेनाइज है, इतने अच्छे तरीके से असेंबल की गई है। नाक, आंखें देखिए, फिर इधर नाक है, फिर इधर क्या है, हमारा मुंह है। तो अगर सोचो सपोज आपकी आंखें पीठ पे हो जाती, पीठ पे होती थी, नाक पेट पे होता था और मुंह इधर रहता था, तो क्या होता? अगर आपको कोई खाना खाना होता तो क्या करना पड़े, पीठ को दिखाना पड़ता पहले, है ना? ऐसे इस तरीके से।
फिर उसको क्या करना पड़ता, पेट के सामने लाना पड़ता था, उसका स्मेल लेके अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो स्मेल ही लेना पड़ता है ना, उसका स्मेल लेके हमें समझ जाएगा, फिर हमें मुंह में डालना पड़ेगा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता लाइफ ना, है कि नहीं? बट कितना अच्छे से बनाया भगवान ने। देखिए इधर आंखें, तो आंखों से हम देख सकते फूड वो अच्छा है कि नहीं है, फिर नाक से स्मेल कर सकते खाने से पहले, और फिर खा सकते। तो कितने अच्छी तरीके से अरेंज किया है उसको, इतना प्रॉपरली असेंबल किया है भगवान ने उसको, है ना। फेस को तो ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है, बाई चांस संयोग से कैसे आ सकता है? तो भगवान ने कोई भी चीज यूजलेस नहीं बनाई। तो अपेंडिक्स जो यूजलेस है उसका पता नहीं, बट अपेंडिक्स से क्या होता है, अपेंडिसाइज, अपेंडिसाइट नाम का डिसीज होता है, जिससे बहुत पेन होता है पर्सन को। तो वो भी क्यों रखा गया है, तो मैंने अभी रिसेंटली एक जो स्पिरिचुअल टीचर थे उनसे सुना उसका जवाब। तो वो बोले कि कुछ लोगों के जो बुरे कर्म होंगे, तो उन्होंने अगर किसी को तकलीफ दिया होगा, तो उनको तकलीफ देने के लिए भगवान ने उसको बना के रखा है, ताकि अगर किसी को तकलीफ दिया तो उनको अगर रिएक्शन देनी है, उसका अगर सजा देनी है, तो क्या होगा, अपेंडिसाइट हो जाएगा उनको, तो उनको तकलीफ होने लग जाएगा, वो पेन देने की। तो कोई भी चीज जो भगवान ने बनाया है शरीर के अंदर, यूजलेस नहीं है, एवरीथिंग हैज सम पर्पस। कुछ तो पर्पस है, किसी ना किसी चीज के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान के क्रिएशन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, हर एक का कोई ना कोई पर्पस है। बट साइंस का देखिए इनकम्प्लीट नॉलेज है, दोषपूर्ण ज्ञान है। फिर हबल कांस्टेंट देखते हैं, अगला अगर हम देखते हैं मिस्टेक साइंस का, तो हबल कांस्टेंट 3 बार बदल चुका है। कितना? 3 बार। तो जितने सोलर डिस्टेंसेस है वो भी हबल कांस्टेंट से ही तो कैलकुलेट किए जाते हैं, टेलीस्कोप से। सन का और अर्थ का डिस्टेंस कितना, उनमें अंतर कितना है, चांद और धरती में कितना अंतर है, चांद और सूरज का अंतर कितना है। तो ये हबल कांस्टेंट जो था वो 3 बार बदल चुका है। और तो अगर ये हबल कांस्टेंट बदलेगा, तो जो अंतर है चांद और धरती में, या चांद और सूरज में, या सूरज या धरती में, तो वो भी बदल जाएगा, है ना। इतने सारे तीनों अंतर क्या हो रहे, बदल जाएंगे। तो अगर बट एक्चुअली बदल रहे क्या, वो एक्चुअली तो सेम ही है ना, एक्चुअली तो बदल नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो बदले, ये बदलते नहीं है। तो इसलिए अभी हबल कांस्टेंट 3 बार बदल चुका है। अभी उसको बहुत सारे साइंटिस्ट मजाक में उसको हबल वेरिएबल बोलना चालू कर दिया उन्होंने, जो बदलता रहता है कि नहीं। अभी साइंटिस्ट का ब्रेन इज वेरिएबल, उनका जो दिमाग है वही वेरिएबल है, वो बदलता रहता है। ये करिए बोलते, फिर बोलते नहीं ये सही है, फिर बोलते नहीं नहीं ये गलत था, इसमें ड्रॉबैक था, अभी ये सही है, फिर उसको पीएचडी मिल जाता है। पीएचडी मतलब पता है आपको, परमानेंट हेड डैमेज, है कि नहीं, पूरा दिमाग परमानेंटली बंद हो गया ऐसा। क्यों? क्योंकि पीएचडी मतलब क्या हो गया, देखिए पीएचडी किसको मिलता है कि वो क्या करते, किसी ने एक थ्योरी बताई थी, एक सिद्धांत बताया था, वो दूसरा आके बोलता नहीं नहीं ये गलत है, मैं ये बताऊंगा सही क्या है, फिर वो बताता है ये सही है, फिर उसको पीएचडी मिल जाता है। दूसरा आता है वो बोलता नहीं ये दोनों का गलत है, मैं आपको और सही क्या है वो बताऊंगा, फिर उसको पीएचडी मिलता है। फिर और आता है, फिर ऐसे चलता रहता है, उसको कभी अंत ही नहीं है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर उस समय प्रभुपाद जी थे, तो उनके साथ एक वैज्ञानिक आर्ग्यू कर रहा था कि स्वामी जी आप बोलते हमारा ज्ञान दोषपूर्ण है, हमारा परम सत्य नहीं है, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हर नए रिसर्च के साथ सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। बट स्वामी प्रभुपाद जी उन्होंने जवाब दिया कि बोले इतने साल है, इतने हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से आप रिसर्च करें, बट अभी तक आप परम सत्य तक पहुंचे क्या? नहीं। इसका मतलब आप क्या है, अज्ञान में है। आपका जो ज्ञान, हमेशा आप अज्ञान में ही रहते, और आपका ज्ञान जो है, नए नए रिलेटिव ट्रूथ आपको पता चल रहे हैं, अधूरे सत्य आपको पता चल रहे हैं, बट आप पूर्ण परम सत्य को कभी जान ही नहीं पाएंगे ऐसे प्रोसेस की वजह से। और वो जो आपका ज्ञान है वो हमेशा असीमित सीमित है, दोषपूर्ण है, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप दोषपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये देखा हमने हबल कांस्टेंट। और देखिए कुछ छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़े समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग टेक्निक आपको पता होगा, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, दोनों भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। उसके कार्बन डेटिंग टेक्निक का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी का उम्र जानने के लिए। फॉसिल्स, हाँ, फॉसिल्स फॉसिल्स का की एज। एज कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसको उम्र जानने के लिए, तो इसलिए उसमें देखिए उसका जो स्केल होता है वो क्या होता है, 10, 100, 1000, lakhs, करोड़ ऐसा होता है। तो अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो देखो क्या हो सकता है। साइंटिस्ट ने बोला था पहले कि ये जो फॉसिल है इसका उम्र 1000 साल था, फिर बाद में बोलेंगे सॉरी सॉरी हमारी गलती से हमने 1000 साल बोल दिया, उसका एक उम्र 1 करोड़ साल है। इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, छोटी सी गलती अगर उन्होंने किया तो इतना ज्यादा डिफरेंस उनके एज में हो सकता है। तो सोचो छोटी छोटी जो विज्ञान की गलतियां है उससे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, हम देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, तो अभी देखिए चीटिंग प्रोपेंसिटी। फिर हम गलती करते हैं बट गलती को छुपाना चाहते, कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? देखिए अगर आप किचन में गए और अगर ग्लास आपके हाथ से टूट गया, वो गिर गया,
तो उधर पापा को आवाज सुनाई, पापा बोलते क्या हुआ, क्या गिरा दिया, तो कुछ नहीं, वो विंडो का आवाज आया, थोड़ा विंडो बज रहा था। और अब अभी कांच का ग्लास तो टूट गया, तो अभी क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको कांच को जो टुकड़े है उसको उठाएंगे, उसको क्या करेंगे आप जमा करेंगे, और वेट कपड़े से लेके या गोबर लेके कुछ सारे छोटे छोटे पार्टिकल को भी क्या कर लेंगे, जमा करके उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। पापा आएंगे थोड़ी देर, क्या हुआ था, कुछ नहीं, थोड़ा विंडो बज रहा था, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा बोल के छोड़ देंगे। फिर उधर से आप चुपचाप चले जाएंगे। नहीं तो कभी कभी आप देखते कि टूट गया तो वैसे ही किसी ने नहीं आवाज सुने तो आप चुपचाप चले जाते हैं, रूम में बैठ जाते हैं। फिर मम्मी पापा आए, किसने ग्लास तोड़ा, फिर नहीं, वो आने से पहले ही कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोग चले जाते हैं और बोलते अरे ग्लास किसने तोड़ा, इधर इतने सारे कांच है, किसी के पैर में घुस जाते तो मेरे पैर में घुसने ही वाले थे, अभी किसने तोड़ा है ग्लास, आप सर ही क्या तोड़ा है। गलतियों को छुपाना भी हमें बहुत अच्छा, गलती करते तो गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते हम। हाँ वही, गलतियों को फिर छुपाते रहते, तो वो जो है हमने देखा कि इसमें तो क्यों गलती को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि हम दो कारणों की वजह से। एक पहला कारण क्या है कि हम लोग डरते हैं कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, सजा देंगे, चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, कुछ पीटेंगे वगैरह, ऐसा होगा, तो इसलिए हम गलती छुपाना चाहते हैं, एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि गलती किया मतलब क्या, देखिए कोई बोलेगा देखो इसको इतना भी अकल नहीं, ग्लास भी, एक पानी का ग्लास नहीं लेके आ सकता इधर तक, इतना मूर्ख है वो, है ना। कोई अपने आप को मूर्ख बोलना सहन कर सकता है क्या, नहीं, अच्छा नहीं लगता किसी को मूर्ख बोलना, या अगर किसी को अनइंटेलिजेंट साबित होना वो अच्छा नहीं लगता। किसी को लगता है कि मैं, सबको लगना चाहिए मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा किसी ने बोलना नहीं चाहिए, बहुत दिल को चुभता है ना। तो इसलिए हम अपनी गलतियों को क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, समझ में आया। और ये हम ही नहीं गलतियों को छुपाते, वैज्ञानिक लोग भी गलतियों को छुपाते हैं। जैसे अभी इसमें देखने वाले हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले, वैज्ञानिक लोग कैसे गलतियों को छुपाते हैं। तो देखिए हम लोग भी लैब के अंदर, आपको पता होगा टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हम देखते हैं अरे तेरा कितना रीडिंग आया, तेरा कितना आया रीडिंग, तो हम क्या करते हैं, अपना कुछ और ही आ गया, सपोज सबका कितना आ रहा है 2.3 और आपका अकेले का 3.2 आ गया, तो आप क्या बोलते हैं, अरे सबका गलत आ गया, सबका सही, सबका एक ही आ रहा है 2.3, इसका मतलब सबका सही होगा, मेरा गलत होगा, जाने दो, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं भी 2.3 लिखता हूँ। फिर टीचर आ जाता है क्लास में, आपका कितना रीडिंग आया, सब बोलते 2.3, टीचर बोलती सबका गलत, सबने गलत लिखा, सबने सेम गलती किया, और आंसर कितना है, करेक्ट आंसर 3.2। अरे बोलते क्या है, मेरा सही था, ये मैंने क्या कर दिया, हट, मेरा सही आंसर था फिर भी मैंने दूसरों का सुन के गलत कर लिया, ठीक है ना। तो वो चीटिंग करते हैं हम लोग। और ग्राफ के बारे में तो क्या कहना अभी, है कि नहीं, ग्राफ जो है उसके अंदर हमारा ग्राफ कभी नहीं आया तो क्या करते हैं हम लोग, लाते हैं, है ना। तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट किसी और का देखते, तुम्हारा ग्राफ दिखा ना कैसा आया, दिखा, तो हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ देखते, एक स्टार्टिंग पॉइंट प्लॉट करते, एंड पॉइंट, और उसको क्या करते, हमारा ग्राफ एक्चुअल हम प्लॉट किया तो सांप की तरह आ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा आ रहा था, बट एक्चुअल ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है। फिर हम किसी और का देखते कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंड पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। उसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, एंड पॉइंट कौन सा, वो देखते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, और फिर बीच में कोई तो पॉइंट अपने मन से डाल देते, रीडिंग को चेंज करके कुछ तो पॉइंट उसके ऊपर ड्रॉ कर ले, आ गया मेरा ग्राफ, मेरा देखिए सही ग्राफ है एकदम, तो वो निकाला ही नहीं उन्होंने एक्सपेरिमेंट से, वो तो चीटिंग करके निकाला हुआ है ना। तो वैसे चीटिंग करते, वैसे साइंटिस्ट लोग भी चीटिंग करते, देखिए अभी कैसे। तो ये जो डार्विन थ्योरी हम लोग देखने वाले, तो डार्विन थ्योरी क्या है कि डार्विन ने क्या बोला था कि जो बहुत जो जीवन जिंदगी का शुरुआत हुआ, लाइफ का जो शुरुआत थी ये अर्थ पे किधर से, पानी से हुआ है। तो पानी में पहले छोटे छोटे जीव जंतु है, फिर उनसे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उनसे क्या हो गए, थोड़े थोड़े वो एडवांस होते गए, प्रोग्रेस होते क्या बन गए उस। तो डार्विन ने क्या किया था, अलग अलग जितने भी स्पीसीज है उन सबके स्पीसीज के क्या लिए थे, फोटो लिए थे, पिक्चर्स लिए थे, डायग्राम लिए, और उनको एक साथ रख के उनके अंदर कुछ लिंक है क्या वो सोचा, और उसने 5 साल तक ऐसा गेस करते रहे कि इसके अंदर क्या लिंक हो सकता है, उसके अंदर क्या लिंक हो सकता है, स्पेकुलेट करते गए। फिर आखिरकार 5 साल के बाद कंक्लूजन पे आए कि पानी से लाइफ जिंदगी की शुरुआत हुई, पानी में कुछ छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हो गए, फिर उससे क्या हो गया, और वो ग्रो होते गए उनके, फिर मछलियां आ गई, मगरमच्छ आ गए, फिर उनसे क्या हो गए, धरती पे चलने वाले, धरती पर रहने वाले कुछ जानवर आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ऐसे अलग अलग चीजें बताया उन्होंने। क्या बताया, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर, तो एक पेशी से अनेक पेशीय क्या बन गए, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज ऑर्गेनिज्म आ गए। फिर उन्होंने बताया कि पहले जो इनिशियली थे वो क्या थे, बहुत सिंपल थे, पर बाद में जो लिविंग एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटीज आने लग गए। पहले जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, वो यूनिसेल्युलर, उसको कुछ कॉन्शियस नहीं, चेतना नहीं, बट इंसान बहुत एडवांस है, तो इंसान तक इस तरीके से उनका चेतना
बढ़ता गया, एडवांस होता गया, ऐसे डार्विन ने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो चेंजेस हुए, एक जानवर को दूसरे जानवर में बदलने के लिए लाखों साल लग गए, करोड़ों साल लग गए उसको बदलने के लिए। उतने सालों में वो धीरे धीरे बदलता गया, और ऐसे डार्विन ने बताया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बताया। डार्विन ने बताया कि जैसे मछली है, सपोज मछली क्या होती है, पानी के अंदर होती है। तो मछली क्या है कि जमीन के अंदर रहने वाले जानवर में बदल गई। तो मछली क्या करती है, देखिए अभी मछली जो स्टीयरिंग के लिए, आगे जाने के लिए, तैरने के लिए क्या यूज करती है, किसको पता है? मछली तैरने के लिए क्या यूज करती है, और सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज करती है? Fins and उसके स्केल्स fins or gills. हाँ, तो Fins and gills. फिन्स एंड गिल्स से क्या करती, फिन्स जो है उससे क्या करती है, वो स्टीयर के लिए, आगे जाने के लिए, पानी में इधर उधर ट्रैवल करने के लिए यूज करता है, और गिल्स इसलिए रेस्पिरेशन के लिए। तो अभी देखिए जमीन के अंदर जो, जमीन के ऊपर जो जानवर है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है उनके अंदर, और उनके फिन्स जो है हाथ पैर है उनके, है ना, हाथ पैर से चलते मूवमेंट करते। तो मछली अगर जमीन पे चलने वाले जानवर में बदल जानी चाहिए तो उसके फिन्स क्या होने चाहिए, हाथ पैर में बदलने चाहिए, उसके गिल्स लंग्स में बदलने चाहिए, बराबर है कि नहीं? बट वैसा हम देखते कि उसके अंदर वो तो ना, तो फिर वैसे कुछ मछलियां ऐसी होनी चाहिए, धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, फिन्स क्या हो रहा है, सालों बाद उनके लंग्स में बदल रहा है, और उनके फिन्स हाथ पैर में बदल रहे हैं। बट इसलिए हमें एक भी मछली नहीं दिखती कि उसके अंदर जो आधा रेस्पिरेशन गिल्स से होता है और आधा लंग से होता है, जिसको 2 हाथ है और कुछ फिन्स भी है, ऐसा ऐसा कभी दिखता नहीं है, और वैसे कोई फॉसिल भी मिले नहीं है। तो डार्विन ने ये बोला था कि कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, एक मिसिंग लिंक होना चाहिए, उसको वो लोग बोलते थे मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक होना चाहिए मछली और जमीन के ऊपर जो जानवर है उनके बीच में, तभी मेरा थ्योरी क्या होगा, सही होगा। तो उन्होंने बोला कि आप फॉसिल्स हम बहुत सारे डिग आउट करेंगे तो उसमें मिसिंग लिंक मिल जाएगा। तो कुछ उन्होंने बोला कि हम लोग जो इंसान है वो क्या आ गए, मंकी से आ गए, जानवर से, हम लोग मंकी से आए हैं, ऐसा बोला। अभी तो मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता कि मेरे जो पूर्वज है वो मंकी थे, वो बहुत एडवांस लोग थे, बहुत ग्रेट लोग थे, ठीक है ना। हमारे जो पूर्वज थे वो इंसान ही थे, वो मंकी नहीं। डार्विन के होंगे मंकी तो पता नहीं मुझे, बट मेरे तो नहीं थे, ठीक है ना। हम लोग मंकीज देखो, मंकीज में और हम लोग उसने कुछ सिमिलरिटी देखो, बोले मंकीज से आगे। चिंपांजी अगर आप देखेंगे तो वो इंसान की तरह 12 ऐसी चीजें हैं जो इंसान की तरह कर सकता है, बट उसको अगर किसी लैपटॉप के सामने रखा है, ऐसा जूम के क्लास के सामने रखा, तो वो क्लास देना लग जाएगा क्या? कुछ टाइपिंग करने दिया उसको कीबोर्ड, तो क्या कुछ सेंसिबल मैटर टाइप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इंसान नहीं है, मंकी मंकी है नहीं, वानर वानर है, इंसान इंसान है, वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। तो इंसान से वानर नहीं आया, ना ही वानर से इंसान आया, उसके प्रूफ आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डार्विन थ्योरी जो था वो बहुत कॉमेडी थ्योरी था, तो उसके बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, तो उन्होंने पहले पिल डाउन मैन होक्स, ये जो है ये एविडेंस मिला। तो डार्विन जब धरती पे थे तब उनके सामने 20 मिलियन, कितने, 20 मिलियन ऐसे फॉसिल फ्यूल मिले, 20, पर उसमें उनकी थ्योरी प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस मिले नहीं। और जितने फॉसिल फ्यूल मिल रहे थे वो सारे फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट, डार्विन बहुत टाइम उस टाइम पे बहुत फेमस हो गए थे, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं थी, जो धरती जो सृष्टि के ओरिजिन का कोई भी थ्योरी नहीं था उस टाइम पे। तो डार्विन ने जब थ्योरी बताया तो बहुत फेमस हो गया, तो बाकी सारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे, बहुत ईगर थे डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए, है ना। क्योंकि वो चाहते थे कि डार्विन की थ्योरी को अगर प्रूव करने के लिए हमने एविडेंस ढूंढ ले तो हम भी फेमस हो जाएंगे, है ना, हम भी, हमारा भी नाम हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो फेमस होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, जो भी फॉसिल मिले जो डार्विन के थ्योरी को सपोर्ट करते थे, वो फॉसिल को क्या कर लिया, एज एविडेंस करके स्टोर कर लिया, और जो नहीं करते थे उनको उन्होंने एक गोडाउन बनाया जिसके अंदर, वो लाइब्रेरी के अंदर डंप किए। तो आज भी वो है, जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते ऐसे फॉसिल उन्होंने एक गोडाउन में डंप करके रखे थे, वो आज भी है। तो एक माइकल क्रेमो करके है, उन्होंने क्या किया, वो सारे लाइब्रेरी, दुनिया के लाइब्रेरीज में घूमे जहाँ पे रिजेक्टेड फॉसिल थे जो डार्विन थ्योरी को नहीं करते थे सपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि मुझे उनको देखना है, मुझे वो चाहिए। तो सारे लाइब्रेरियन बोले अरे वो तो रिजेक्टेड है, वो बिना काम के, वो बोले इसलिए तो मुझे चाहिए ना, कि डार्विन थ्योरी को गलत है प्रूव करने के लिए वो चाहिए। तो उन्होंने कलेक्ट किए, उसका स्टडी किया, उसके इमेजेस निकाले, तो उनको पता चला कि डार्विन थ्योरी के कंप्लीट अगेंस्ट है ये जो सारे जो मिले फॉसिल्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने, और इतना ही नहीं, इतना ये तो छोड़ दो, उन्होंने इतना बड़ा चीटिंग किया कि कुछ फॉसिल उन्होंने खुद बनाए, फैब्रिकेट किए, उसको कलर दिया कि बनाया गया कि वो डार्विन थ्योरी को सपोर्ट। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे बाद में मिलेंगे, बट हम लोग तब तक किसी और को मिल गए तो वो फेमस हो जाएगा, उससे पहले मैं खुद ही लैब में बना लूंगा फॉसिल और उसको बताऊंगा देखिए डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीटिंग उसके अंदर की गई और डार्विन थ्योरी को प्रूव किया गया।
बट अभी आजकल के साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया तो देखा डार्विन थ्योरी पूरा फ्रॉड है, पूरा गलत है। और डार्विन ने खुद इसको स्पेकुलेट किया गया था, उसका अंदाजा लगाया था, क्योंकि डार्विन थे का मिलियंस ऑफ सालों पहले डार्विन खुद थे क्या उधर देखने के लिए कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे ओरिजिन वापस सृष्टि का निर्माण, वो देखने के लिए थे ही नहीं। वो सब अंदाजा था, वो कुछ एक ब्रेन का 200 ग्राम ब्रेन जो उनका उससे लिमिटेड, उन्होंने सोचा कुछ तो और एक स्टोरी बना लिया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो किसी और के पास कुछ स्टोरी नहीं था, इसलिए सब लोगों ने उस स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए अभी डार्विन थ्योरी को और डिटेल में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो है इसको क्या किया गया है, कलर दिया गया था, ये ब्लैक कलर, देखिए पेंटिंग, ब्लैक पेंटिंग इस फॉसिल के ऊपर। तो ये जो है एप्स ह्यूमन आ गए बोलते थे, तो एप्स जो है, एप्स का और इंसान का जो फॉसिल है उसको मैच करने के लिए बनाया गया था लैब में। तो देखिए और ये क्योंकि देखा उन्होंने बोन जो है वो क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते एयर लाइट एयर एब्रेसिव में, बट अगर फेक बोन है वो डिसॉल्व हो रही थी, इससे पता चला कि ये फेक था प्रूफ जो था। तो उसके बारे में बहुत सारे जो प्रूफ दिए गए वो हर एक प्रूफ कुछ सालों बाद उसको फेक साबित हुआ और उसको रिजेक्ट किया गया। तो देखते हैं हम उसके रिलेटेड एक वीडियो है अच्छा सा, वो हम लोग देखेंगे। Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil called Zinjanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus haroldcooka, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution, failed one by one. Neanderthal Man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown Man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979. ठीक है, आपने देखा तो जितने भी एविडेंसेस उन्होंने दिए थे डार्विन थ्योरी के लिए एक एक करके सारे फेक निकले और सबको रिजेक्ट किया गया। जिसका ऑडियो ऑन है प्लीज म्यूट योर ऑडियो, जिसका ऑडियो ऑन है प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। देखिए अभी तो ये था पहला कौन सा हो गया, फिर हमारा हमने जो देखा पहला कौन सा था, ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमने देखा कि अपने इंद्रियों से हम देख के सुन के परिपूर्ण दोषपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हम दोषपूर्ण ज्ञान इससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी देखना है हमें सेकंड जो है अपना अनुमान प्रमाण। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि अपने पास समय कम है। तो थ्योरी जो अंदाजा लगाया हुआ है, ठीक है, अंदाजे से बनाई गई है जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो देखिए ये ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हुआ रहेगा, इसके पीछे एक कारण रह सकता है, ये जो है ये अंदाजा है। ठीक है, तो अंदाजा आप देखते बहुत बार हवामान खात्याचा अंदाज आहे आज मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि त्यावेळी खूप ऊन पडते आणि पाऊस पडतच नाही, है कि नहीं? तुम्हें बघितलं असेल बहुत धूप रहता है और बारिश होती ही नहीं है, 2-4 दिन तक भी नहीं होती। और इसलिए वो बोलते हैं अंदाज, शक्यता आहे, हवामान खात्याची अशी शक्यता आहे, अंदाज वर्तवण्यात येत है कि नहीं? तो अंदाज अपना अपना अंदाज तो किसी का कुछ भी हो सकता है कि नहीं, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, कभी कभी सही होगा, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदाज पे हम भरोसा नहीं कर सकते, हो गया अनुमान प्रमाण।
तो डार्विन ने भी क्या लगाया था, अंदाज लगाया था कि सृष्टि की निर्मित ऐसी हुई रहेगी, ऐसे जो है ये ऑर्गेनिज्म आए रहेंगे, इससे ऐसा बना रहेगा, वो ऐसा बना रहेगा। इन्होंने कि ये सिर्फ एक अंदाजा था, एक डार्विन का अंदाजा। डार्विन खुद क्या बोलते, देखिए एक लेटर उन्होंने एयर वेलेस को लिखा था, तो बोल रहे आई एम फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। After 5 years work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. This I enlarged in 1844 into sketch of the conclusion which seemed to me most probable. क्या probable? तो उन्होंने क्या बताया कि बिना अंदाजा लगाए हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, दूसरा रास्ता ही नहीं विज्ञान के पास में। तो इसलिए क्या है, 5 साल मैंने बहुत सारे अलग अलग अंदाजे लगाए, स्पेकुलेट किया, ऐसा हो सकता वैसा हो सकता, लास्ट में फाइनली 5 साल के बाद जो स्पेकुलेशन मुझे सबसे ज्यादा जिसकी चांसेस लगे उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ये अंदाजा है, डार्विन थ्योरी का एक उनका अंदाजा है, उनको पता नहीं है सच में उनके पास कुछ भी प्रूफ उसके नहीं थे डार्विन थ्योरी के, तो एक अंदाजा है, खुद डार्विन बोल रहे। देखा आपने इधर, तो देखिए डार्विन थ्योरी कैसे, अभी इसमें देखिए बेयर जो था, पोलार बेयर, आसुवल बोलते शायद उसको, है ना, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, बट भालू बोलते शायद हिंदी में, ठीक है। जो भालू है वो क्या हो गया, मॉन्स्टरस व्हेल, इतनी बड़ी व्हेल में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोले। कैसे, देखिए पढ़ते हम लोग क्या बोलते हैं डार्विन। नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बेयर, तो ठीक है उन्होंने क्या बोला, ये जो भालू है ब्लैक काला भालू, वो क्या हो गया, उसको भूख लगी थी और उसको जमीन पे कुछ खाने को नहीं मिला, तो पानी में गया, उसने अपना इतना बड़ा मुंह कर लिया और क्या हो गया, जो कीड़े मकोड़े को खाने लग गया उधर पानी में जाके, और धीरे धीरे उसका मुंह उसने बड़ा करते गया, पानी में उसकी भी इच्छा होगी कि मुझे पानी में ही रहना है, फिर पानी में रहने लग गया, और धीरे धीरे वो क्या बन गया, एक मछली बना, और बड़ा मछली और बड़ा मछली, और बाद में क्या हो गया, मॉन्स्टर्स व्हेल बन गया। अभी देखिए व्हेल जो है उसका जो वेट होता है वो 300 टन कुछ तो होता है, ये इतना बड़ा होता है व्हेल, और ये बेयर कितना छोटा सा है, वो कितना बड़ा मछली है, वो पानी में रहता है, वो जमीन के अंदर जिंदा भी नहीं रह सकता, ये इसके पास फिन्स और गिल्स होते हैं। और बोले भालू के क्या हो गए, जो उसके जो लंग है वो गिल्स में बदल गए, उसके जो हाथ पैर वो फिन्स में बदल गए, ऐसा बोला। तब ये बच्चे जैसा स्टोरी लगता है कि नहीं, बच्चों को बताया जाता है, बच्चों का कथा, एक राक्षस था वो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे वैसे बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज बताते हैं बच्चों को, तो चाइल्ड स्टोरी लगता है। उन्होंने बोला कि देखो जो घोड़ा था कि नहीं, हॉर्स जो था वो क्या हो गया, बोले वो कैसा, उसका कुछ एक समय आ गया कि क्या हो गया कि धरती पे ड्राउट आ गया, ठीक है, इसलिए बारिश ही नहीं हुई थी, इसलिए उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, जमीन पे तो पेड़ ऊपर थे, उसने क्या किया, अपना नेक ऐसा ऊपर किया खाने के लिए, क्योंकि उसको जिंदा रहना था। फिर धीरे धीरे ऊपर करते करते उसका नेक बढ़ गया और जिराफ बन गया। फिर घोड़े, फिर अगर जिराफ बन जाते सारे, अगर हॉर्सेस, तो हॉर्स रहना ही नहीं चाहिए था ना, और कुछ जानवर ऐसे भी बीच में होने चाहिए थे कि जिनका जो हॉर्स और जिराफ के बीच में, बट ऐसे दिखते क्या हमको, नहीं दिखते हैं। ये तो अगर देखो आप बोलेंगे मैं मेरे हाथ ऐसे बांध के रखता हूँ ऊपर सीलिंग को, कुछ दिनों के बाद मेरे हाथ क्या होंगे, 2 स्टोरी बिल्डिंग के जितने बढ़ते जाएंगे, स्ट्रेच हो गए, ऐसा है क्या। अभी वो बोला थी कि कुछ लोग उड़ना चाहते थे इसलिए उनको पंख आ गए, तो क्यों, उनकी जान का सवाल था, ऊपर हाइट से गिरते थे, ऐसे हाइट से गिर के बहुत सारे लोग मर रहे थे, उनको पंख आ गया और वो उड़ने लगे। अभी कितने लोग हाइट से बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करते हैं, कितने लोग, आप में से कितने लोगों को पंख आ रहे, देखो तो जरा चेक करो, है क्या पंख, नहीं है ना, छोटे से पंख दिख रहे। वो बोला ठीक है मिलियंस ऑफ साल लगते। फिर डार्विन ने और बोला कि मिलियंस ऑफ साल लगते उसको पंख आने के लिए, तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े तो आने चाहिए, कि बोलो ठीक है इतने सालों में कितने आएंगे, इतने सालों में कितने आएंगे, बट वो तो आते ही नहीं है, वो पंख तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, चाइल्ड स्कोप किया हुआ एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, एक बच्चों का थ्योरी बनाया हुआ है, तो एक चाइल्ड थ्योरी। और देखिए डार्विन ने क्या बोला कि पहले यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर आना चाहिए, पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए, और बाद में बोला कि पहले एप्स आने चाहिए, बाद में ह्यूमंस आने चाहिए। बट जब फॉसिल देखे तो देखा कि एप एंड मंकी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे, और उनसे पुराने थे, ह्यूमन जो थे उनके कुछ मिलियंस ऑफ ईयर पुराने भी फॉसिल्स मिले, और डार्विन के हिसाब से 40,000 पहले ही ह्यूमन का अस्तित्व हुआ है। बट ये तो फिर पूरा गलत, सरासर गलत दिख रहा है इधर। और उन्होंने देखा कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नजर आ रहे थे, बट डार्विन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने चाहिए, और मल्टी सेल्युलर जो है ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में स्टेटा के बहुत नीचे स्टेटा में ही वो मिलने लग गए थे। तो ये डार्विन थ्योरी को पूरे फॉसिल्स क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं साइंटिफिकली भी। तो बहुत सारे अभी कंट्रीज में, सारे वर्ल्ड ने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया है, फिर भी अपने सिलेबस में अभी भी वो थ्योरी चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए देखिए वो थ्योरी चल रहा है, तो हम देखते कि डार्विन का थ्योरी क्या था, पूरी तरीके से गलत था इस तरीके से। और डार्विन ने बोला कि मिसिंग लिंक होना चाहिए, किधर मिसिंग लिंक मिला आपको, दिखा कि कोई इंसान और
मंकी के बीच वाला कोई आदमी देखा जिसको पूछे, या जो थोड़ा इंसान है, थोड़ा मंकी जैसा है उसका, अभी धीरे धीरे कोई इंसान मंकी बन रहा है, ऐसा कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मिसिंग लिंक है ही नहीं। तो ऐसे कुछ लिंक, कनेक्टिंग लिंक मिले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मिले ही नहीं लिंक, इसलिए डार्विन थ्योरी क्या है, पूरी तरीके से गलत है। और डार्विन थ्योरी ने बोला था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी भगवान ने ही क्रिएट किया। डार्विन बोला अपने आप हुआ है, अपने आप। तो ये थ्योरी पूरा गलत है, उसके ऊपर भरोसा रख के सब लोग एथिस्ट बन रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, बट ये थ्योरी ही गलत है। जिसके थ्योरी के ऊपर उड़ रहे हैं सब लोग, वो थ्योरी ही गलत है, ठीक है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डार्विन के थ्योरी के बहुत सारे अलग अलग प्रूफ है, तो अलग अलग जो प्रूफ दिए थे वो सारे गलत निकले, ठीक है। तो अभी ये थ्योरी के बहुत सारे डिटेल है इसके ऊपर, और हम 1-2 घंटा बोल सकते हैं थ्योरी कैसे गलत है, ब्रीडिंग, म्यूटेशन, ये वो। तो आपने देखा ब्रीडिंग मतलब क्या, 2 जानवरों को मिक्स करके वो नया बनाते हैं। तो जैसे बट ब्रीडिंग करके गाय का क्या होगा, नॉर्मल देसी गाय से जर्सी गाय बनेगा, बट गाय से आपने देखा कि गाय से लॉयन बन गया, गाय को ब्रीडिंग करके लॉयन बन गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो बहुत सारे जो फ्लाइज है उसका ब्रीडिंग का, उनका म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन मतलब क्या, उनमें कुछ चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस करते हैं। तो फ्लाइज के अगर पहले विंग अगर क्या होंगे, पिंक होंगे, तो वो रेड बन जाएंगे या ब्लू बन जाएंगे, बट फ्लाई फ्लाई ही रहता है, गाय गाय ही रहता है, गाय कभी शेर नहीं बनेगी, शेर से गाय नहीं बना सकते। और ये ब्रीडिंग, या ब्रीडिंग जो ये बहुत पुराना है, साइंटिस्ट बहुत खुश होते कि हमने ब्रीडिंग कर लिया। ब्रीडिंग तो बहुत पुराना है, रामायण में अगर जो देखेंगे हम लोग, रावणा का जो एरोप्लेन था उसको चलाने वाला जो म्यूल था, म्यूल मतलब क्या, डोंकी और हॉर्स, उनसे बना हुआ है। डोंकी और गधा, और हम देखते कि घोड़े से, उन दोनों का ब्रीडिंग करके वो बना हुआ था म्यूल। उसके बाद एक तक्षक करके सांप का वर्णन आता है इसके अंदर, देखते कि भागवतम के अंदर और महाभारत के अंदर। तो उसको उड़ने वाला क्या था, सर्प था, सांप था, स्नेक था, तो उसको पंख भी थे। तो अभी देखिए वो ब्रीडिंग कर लिया, सपोज इसने किसी पंछी का और सांप का, और सांप को पंख आने लगे तो आपके विंडो में से आएगा उड़, और वो आपको काटने लग जाएगा ऐसे, कि उड़ के आ जाएंगे सांप, कितना डेंजरस हो जाएगा। तो ब्रीडिंग बहुत पुराना है, वैदिक संस्कृति में भी इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने नया नहीं किया, बट ब्रीडिंग से स्पीसीज नहीं बदलती, सेम स्पीसीज में प्रॉपर्टीज कुछ बदल सकते हैं, बट स्पीसीज बदलती नहीं। तो वो भी इवोल्यूशन थ्योरी को प्रूव नहीं करता। डार्विन ने बताया कि यही क्या होगा, बेर क्या बन गया, फिश बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका स्पीसीज ही बदल गया। वैसा कभी भी किधर भी उसके लिए प्रूफ मिलता नहीं। तो इवोल्यूशन थ्योरी गलत नहीं, वो सही है, बट इवोल्यूशन क्या हो रहा है, एक शरीर दूसरे शरीर में नहीं बदल रहा है, आत्मा का इवोल्यूशन हो रहा है। तो शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। जैसे गाय का मृत्यु होने के बाद गाय जो है, गाय को अगला शरीर इंसान का मिलता है। गाय की जो आत्मा है वो गाय के शरीर को त्याग करके इंसान का शरीर ले लेती है। जैसे हम ड्रेसेस चेंज करते हैं, बचपन में जो ड्रेस थे, अभी अभी कुछ और ड्रेस, अभी थोड़े अलग ड्रेस, या हमारे अलग अलग घर में कुछ अलग ड्रेस पहनते हैं, हम ऑफिस में गए तो कुछ अलग पहनते, कुछ फंक्शन में गए तो अलग पहनते। इसका मतलब पर्सन बदला ऐसा नहीं, पर्सन ने ड्रेस बदली, या पार्टी में अलग पर्सन है, घर में अलग नहीं, पर्सन इज सेम। तो डार्विन बोला पर्सन ही बदल रहा है उधर। या कार है सपोज, तो किसी का पहले बहुत कम सैलरी था तो उसके पास लूना था, फिर बाद में उसका सैलरी बढ़ गया तो उसकी लूना मारुति कार में बदल जाएगी क्या, मारुति सुजुकी बनेगी क्या? नहीं, वो बोलेगा नहीं, डार्विन बोल रहा है कि नहीं, उसको पंप करो, वो मारुति सुजुकी बन जाएगी। पर आपका और सैलरी बढ़ गया तो बोलेगी मारुति सुजुकी अल्टो में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलेगा और सैलरी बढ़ गया अल्टो से इनोवा बनेगी, और सैलरी बढ़ गया इनोवा से मर्सिडीज बनेगी, और सैलरी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इनोवा को विंग्स आने लग जाएंगे और वो क्या होगा, फ्लाई एरोप्लेन की तरह फ्लाई होने लग जाएगा। ऐसा डार्विन का थ्योरी। तो कितना पुलिस है देखिए, दैट इज पुलिस थ्योरी। ऐसा नहीं होता। तो पर्सन का सैलरी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो लूना को छोड़ के दूसरा गाड़ी खरीदेगा, एरोप्लेन खरीदेगा, वो नया खरीद रहे, वही उसके पास जो था वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो वेदास वैसे बताते कि हमारा शरीर ही, अभी मंकी ही इंसान नहीं बने, बट वो शरीर बदलता है, आत्मा शरीर बदलता रहता है, ठीक है। एक शरीर दूसरे शरीर में नहीं कन्वर्ट होता, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, ठीक है। इस तरीके से डार्विन थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। अभी देखेंगे, कोई बोलेगा सर आप इतना साइंस को इतना क्यों बोल रहे हैं, विज्ञान गलत है, गलत है। अभी गलतियां तो सभी से होती, तो विज्ञान ने गलतियां की तो क्या प्रॉब्लम है, गलतियां करने से, गलतियां कर रहे तो ठीक है, बट गलतियां करके वो कभी उनको परम सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा है, और उनकी गलतियां कभी कभी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। देखिए कैसे, जैसे बिस्लरी बॉटल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लास बॉटल को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस किया बिस्लरी बॉटल से, है ना। तो बिस्लरी बॉटल में, बट अगर तो कितना कंफर्टेबल है, गिर भी गया तो फूटेगा नहीं, आसानी से लेके जा सकते, किधर उसको फेंक सकते, उसके साथ खेल सकते। ग्लास बॉटल थोड़ा भी गिर गया तो टूट जाएगा। तो बिस्लरी बॉटल जो है वो, बट उसके अंदर अगर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि अगर 6 महीने से ज्यादा अगर पानी रखा तो पॉइजनस बन जाता है, उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। तो देखिए बिस्लरी बॉटल हमें बहुत कंफर्टेबल, कन्वीनियंट,
आपको पूछा अगर बिस्लरी बॉटल है कांच का बॉटल है तो कौन सा कन्वीनियंट है, तो क्या बोलेंगे सब बिस्लरी बॉटल, है ना। तो देखिए बिस्लरी बॉटल ज्यादा कन्वीनियंट है सबके लिए, बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है, बहुत सारे क्या है उसके ड्रॉबैक है। तो वैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो देखिए ये वाला मोबाइल का, तो मोबाइल कितना अच्छा है ना, हम जिधर है किधर से बात कर सकते, किसी को देख सकते हैं, उसके अंदर कितना कन्वीनियंट है मोबाइल। पर देखिए उससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमने मोबाइल को यूज किया, बात किया फोन पे, तो क्या होगा, अपना ब्रेन को डैमेज होता है उससे, ठीक है, हमारे मस्तिष्क को डैमेज होता है। फिर अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो देखिए उसका अगर शर्ट के पॉकेट में रखा, कोई बोलेगा शर्ट के पॉकेट में रखूंगा, तो क्या होता है हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे हृदय के हमें उसमें प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, दिल के बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस उसकी वजह से होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर इधर पॉकेट में, इस पॉकेट में रखा तो इम्पोर्टेंसी होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई बोलेगा सर मैं अभी घुटनों से नीचे रखूंगा तो आपका आवाज ही नहीं सुनाई देगा उस फोन का, ठीक है, और उधर कैसे रखोगे। तो देखिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल खेलने को देते हैं, बट बच्चों का जो स्कल होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उतना डेवलप नहीं होता, तो उनको मोबाइल देंगे तो उनका ब्रेन को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है उनके हार्ट को। तो बच्चों को तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उनको मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए। तो देखिए जो विज्ञान जो चीजें बना रहा है वो हमारे भले के लिए बना रहा है, बट उससे कितने सारे बड़े प्रॉब्लम, बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें देखिए अभी बुबानिक प्लेग प्लेग आया था कुछ सालों पहले, आपको अगर पता होगा, बहुत पुराना है। तो वो प्लेग जब आया था तो उनको वैज्ञानिकों ने उसका रीजन ढूंढने का कोशिश किया। जैसे अभी कोरोना आया है, कोरोना से भी कई गुना ज्यादा, 1/3 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, इतना बड़ा फैल गया था, इतना ज्यादा फैल गया था प्लेग। तो उन्होंने बताया कि प्लेग किसकी वजह से होता है, तो वो बोले किसकी वजह से, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उनको पता चला कि ये प्लेग जो है बिल्लियों की वजह से होता है। तो उन्होंने बोला कि सारी जितने बिल्ली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर या बाकी सब जगह पे, उनको पकड़ लो और पकड़ के मार डालो। तो उन्होंने सारी बिल्लियों को पकड़ लिया, सारी बिल्लियों को मार डाला। फिर बाद में कुछ साल उनको तो कुछ महीनों बाद पता चला कि ये जो है बिल्लियों की वजह से नहीं, चूहों की वजह से हो रहा है। अभी चूहों को खाने वाली बिल्लियां तो मर गई, सारे चूहे बढ़ने लग गए, चूहों का तो अभी इतना पूरा साम्राज्य फैल गया, तो रोग इतना बढ़ गया, इतने सारे लोग मारे जा चुके। तो देखिए इतनी छोटी सी एक गलती की वजह से कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये गलती करने की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम था। हाफ नॉलेज हमेशा क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। तो देखिए इतना फैल गया था वो बुबानिक प्लेग, बहुत ज्यादा फैल गया, क्लियर। तो अभी देखिए हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, बहुत सारे। तो इसलिए वैज्ञानिक ने अगर गलती किया तो उसकी सजा सारी दुनिया को भुगतनी पड़ती है, उसके कितनी सारी समस्याएं उससे खड़ी होती है। भी देखिएगा तो इसमें एक चीज बताइए, देखिए सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगम प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो किसी एक समस्या का समाधान जो विज्ञान ने हमें दिया है वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो इसके कुछ कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या, इसके कुछ और एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे एक समस्या का समाधान कई और बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। यस, कोई एग्जाम्पल दे सकता है। जैसे देखिए हमने जल्दी ट्रैवल, कार, एयरपोर्ट। हाँ ये कार वगैरह जो व्हीकल बनाए हमने जल्दी ट्रैवल करने के लिए, समय बचाने के लिए, बट क्या हो रहा है, एक्सीडेंट में कितने सारे लोग मारे जा चुके, मर रहे, रोज कितने सारे एक्सीडेंट होते। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो गूगल पे सर्च कीजिए। एरोप्लेन से, अभी कोई बोलेगा एरोप्लेन से जल्दी पहुंचने के लिए हम लोग एरोप्लेन यूज करेंगे, बट आजकल मुंबई दिल्ली में जाएंगे तो आप एरोप्लेन से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए जितना समय नहीं लगता, उससे ज्यादा समय एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए लगता है कि नहीं। तो क्या फायदा उसका, इतना सारा ट्रैफिक होता है। तो एक जो समस्या है उससे उसका हल करने के लिए जो सॉल्यूशन, समाधान निकाला है, वो बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है और कुछ एग्जांपल देना है इसमें। सर हमने जैसे गर्मी कम करने के लिए एसी रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, उसका उपयोग हमें हो रहा है, बट उससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए एसी रेफ्रिजरेटर से हम अपना रूम को टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकते हैं, बट ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। जो भगवान ने अपने लिए प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखा है, उसको हम अपनी ही कृति एक्टिविटी से क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसमें होल क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है, ठीक है। तो देखिए समझ में आ गया आपको। तो देखिए हाफ नॉलेज हमेशा डेंजर है, तो हमें क्या चाहिए, एक परम सत्य, परिपूर्ण ज्ञान की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि इसमें इंसान ने सोचा कि मैं क्या होऊंगा, भगवान के बिना खुश रहूंगा। तो उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, फैसिलिटीज है, देखिए सब कुछ एमिनिटीज है, बंगलो है, सारी चीजें है ना।
तो वो क्या करते थे, जो वैज्ञानिक है वो दो तरीके यूज करके ज्ञान प्राप्त करते। कौन सा? प्रत्यक्ष और अनुमान। अभी हमने दोनों को देखा, प्रत्यक्ष और अनुमान, अपने इंद्रियों को लेके, बट इंद्रिय तो दोषपूर्ण है, उससे कभी पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, और अंदाजा भी बहुत बार गलत होता है, तो अंदाजे से भी हमें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, उसको परिपूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। इससे हमें समझ लिया, हमने समझा, ठीक है। तो देखिए अभी हमें, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, सुख सुविधाएं है, सब कुछ है, बट फिर भी आजकल देखेंगे अमेरिका इतना एडवांस कंट्री है, बट इतने लोग डिप्रेस है, टेंशन में है, सुसाइड करते, आत्महत्या, कोई खुशी खुशी आत्महत्या करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ आज इसलिए मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, ऐसा कोई बोलते हैं खुशी खुशी में आत्महत्या कर लूंगा अभी, सुसाइड कर लूंगा, ऐसा तो कोई नहीं है। दुख है उनको, इतनी सारी समस्या, इतनी सारी डिवोर्स, सुसाइड, मर्डर्स, इतनी सारी चीजें, और इसका मतलब वो दुखी है, सारे उनके पास पैसे की कमी नहीं है, सारा फ्रीडम है, सारे फैसिलिटीज है, सुख सुविधा है, फिर भी सुख सुविधा, खुशियां किधर है? खुशियां नहीं है, मन की शांति किधर है? वो नहीं है उनके इसमें। और कुछ लोग गरीब भी हो सकते हैं, बट उनके पास मन की शांति है, सुख है, वो कैसे हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से कभी परफेक्ट परम सत्य का ज्ञान नहीं हम प्राप्त कर सकते, एक अल्टीमेट ज्ञान हम की प्राप्ति हमें कभी नहीं हो सकती। तो देखिए जो मशीन के बारे में हमें आधा ही ज्ञान है, उसको अगर हम उसको यूज करेंगे तो इट्स वेरी डेंजरस। अगर कोई बड़ा सा मशीन है उसको अगर यूज करेंगे तो देखिए क्या होता है, हम इस वीडियो में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जस्ट अ मिनट। ठीक, उसको उस मशीन के बारे में कुछ पता नहीं, बट ट्राई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग अलग, कुछ तो बटन दबा के देखता हूँ क्या होता है। समझ में नहीं आ रहा है उसको। चलो जानकारी में खेलता नहीं, इसके पास डेंजरस है, इसके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, मैं जाता हूँ, ऊपर गिर जाएगा। तो देखिए एक छोटी सी मशीन के बारे में जिसके बारे में हम जानकारी नहीं है, तो उससे कितना सफर कर सकते हैं हम लोग। कोई बड़ी सी मशीन रखी है किसी कंपनी में, और उसको अगर आपको पता नहीं, उसको चलाना डेंजरस हो सकता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है ना। तो ये जो यूनिवर्सल कॉस्मिक मशीन, इतना बड़ा जो मशीन है यूनिवर्स कॉस्मिक कॉस्मोस, तो उसको उसको जाने बिना अगर हम उसके अंदर रहते हैं, और उसने उसको किसने बनाया, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें रहेंगे तो खतरे से खाली नहीं होगा। पदम पदम ये पदम, इसलिए हर एक कदम पे क्या होगा, खतरा होगा वहां पे। जैसे अगर देखिए आर्मी, अगर देखिए पाकिस्तान के अगर बॉर्डर में जाने तो अगर माइंस बिछाए होते हैं, तो कब माइंस पे कदम पड़ेगा और कब हमारा अंतिम सांस लेनी पड़ेगी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वैसे ही खतरा है अगर हम कोई मशीन के बारे में, तो ये अगर क्रिएशन के बारे में हमें पता नहीं है, उसको जानते नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए तो कोई भी मशीन को जानने के लिए उसके साथ मैनुअल दिया जाता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक मशीन के साथ भी मैनुअल दिया है भगवान ने इस दुनिया में। सच्चे सुख की, सच्चे सुख का पासवर्ड क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हमें जो परम सत्य है उसको कैसे उस तक पहुंच सकते हैं चार दोषों से परे, इसके बारे में भगवान ने हमें जानकारी दी है। उसके लिए ये कॉस्मिक मशीन के साथ भगवान ने क्या दिया, मैनुअल दिया। तो देखिए हमने देखा कि चार दोष जिसकी वजह से हम भ्रम में पड़ सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, दोषपूर्ण इंद्रिय है, जिसकी वजह से हम भ्रम में पड़ जाते हैं, जिससे हम गलतियां करते हैं और उसको छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, उसको देखेंगे हम, छोटा सा वीडियो है, तो देखिए कितनी बड़ी गलती हो सकती है।
देखा आपने कैसा था वीडियो, वो कुछ और समझ रहा था बट था कुछ और ना, उसको लगा ब्यूटीफुल गर्ल है तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, बट वो इंसान था, उसके बाल बस लंबे थे और उसने ड्रेस वैसे पहना था, ठीक है, लड़की की तरह। तो देखा आपने इस तरीके से, इसलिए इल्यूजन, क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस से उसको क्या हो गया इल्यूजन, क्योंकि उसके माइंड में था कि अगर किसी को लंबे बाल है ऐसे कपड़े पहने इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए, बट वो था कुछ और, है ना। तो उससे गलती हुई एंड देन वो उसको अभी क्या आ गया, शर्म आ गया उसको कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, कुछ और ही था वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिस्टेक कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी, तो ये क्या बोल रहे थे, जस्ट सी माय डियर फ्रेंड हाउ फोर डिफेक्ट कीप्स अस ब्लाइंड टू द ट्रूथ। देखिए हमें जो 4 दोष है कैसे हमें सत्य, जो परम सत्य, उससे अंधा रखते, उससे दूर रखते, उससे उस तक पहुंचने नहीं देते। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है प्रत्यक्ष और अनुमान छोड़ के जिससे हम लोग परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कोई खतरा नहीं है, जो कोई दोष से रहित है, दोषों से परे है? क्या कोई रास्ता है जिससे हम एक परिपूर्ण परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो वही शब्द प्रमाण एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, भगवत गीता में बताया गया श्लोक। तो देखिए इसके बारे में एक वीडियो देखते हैं हम लोग फटाफट। ओ जस्ट अ मिनट, वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें प्ले होने को, जस्ट हम लोग ट्राई करेंगे। Some problem is occurring in that, I think so. It's not getting played. ठीक है, जाने दीजिए, वीडियो को स्किप करते हैं हम लोग, नहीं तो लास्ट जस्ट आई विल गिव लास्ट वन ट्राई। नहीं हो रहा है, स्किप ही हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, जाने दीजिए, बाद में देखेंगे उसको हम लोग, टाइम बचा तो देखिए इसमें उसमें बताया कि मंत्रा का कितना पावर, साउंड वाइब्रेशन में कितना पावर है। अगर आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच का अगर साउंड होगा, ध्वनि होगा, तो उससे ग्लास भी टूट सकता है ना। अगर आपने देखा विंडोज ब्रेक होते हैं कभी कभी एरोप्लेन के, अगर एरोप्लेन जा रहा है बहुत नजदीक से तो उससे विंडोज भी उसके आवाज से ब्रेक। तो साउंड वाइब्रेशन में बहुत पावर है, वैसे मंत्रास में भी पावर होते हैं। वैदिक मंत्रास जो होते हैं, अलग ब्राह्मणास बताते हैं, उसमें काफी पावर होता है, शक्ति होता है, ठीक है। तो वो हम देखें, तो अगर अभी लास्ट हमें देखना है तरीका ज्ञान प्राप्त करने का, शब्द प्रमाण। तो अगर किसी बच्चे को पता करना है कि उसके पिताजी कौन है, ठीक है, तो अभी देखिए साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं बेटा रोना मत, हम मेडिकल टेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, तुम्हारा जेनेटिक टेस्ट करके दुनिया में जितने भी आदमी है उन सबका क्या करेंगे हम, जेनेटिक टेस्ट करके उनके साथ जिसके साथ तुम्हारे जीन मैच हो रहे हैं वो तुम्हारे फादर है, ऐसे पता करेंगे हम लोग, ठीक है। उनके जीन्स चेक करेंगे हम लोग। तो दुनिया में इतने सारे करोड़ों लोग, करोड़ों आदमी लोग हैं, भी उनमें से चेक करना है, तो ठीक है हम चेक भी कर लिया, बट जितने भी लोग होते दुनिया में उनमें से 200 लोगों के जीन्स मैच होते हैं। तो अभी उसमें से उसके पिताजी कौन है, अभी 200 के उसके पिताजी नहीं हो सकते, 200 में से कौन से उसके पिताजी, वो पहचानना पड़ेगा हमको। तो वो पहचानने के लिए अगर एग्जैक्ट उनके उसके पिताजी कौन है, वो बच्चे के, देखो कितना क्यूट बच्चा है ना, उसके पिताजी कौन से वो पहचानना है, तो उसके लिए 800 साल लग जाएंगे, वो तब तक जिंदा भी नहीं रहेगा बेचारा, लेकिन 80 साल में बूढ़े होकर चला जाएगा। तो 800 साल तक उसको पता ही नहीं चलेगा उसके पिताजी कौन से, तो उसको बार बार जन्म लेंगे तो भी पिछले जन्म के ही पिताजी उसको पता नहीं चलेंगे। तो साइंस का ये मेथड है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव नॉलेज। क्या है बोलते हैं इसको, इंडक्टिव नॉलेज। बट से आसान तरीका क्या है, उसको अगर अपने पिताजी के बारे में बताना है, पता करना है, तो जस्ट पूछो अपनी मदर को, पूछो, शी विल टेल दैट ही इज माय हस्बैंड एंड ही इज योर फादर, लेकिन वो मेरे पति है और वो तुम्हारे पिताजी है, ऐसे वो बताएंगे तो उसको आसानी से पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा, और वो परफेक्ट नॉलेज होगा, है कि नहीं। वो साइंस से गलती भी हो सकती, गलती हो गया तो उसको कोई और ही उसके पिताजी मिल जाएगा, बट इधर अब उनकी जो माता है वो क्या करेंगी, उनको बताएगी कि उनके पिताजी कौन है। तो ये सही तरीका शब्द प्रमाण मतलब क्या, कान से सुनना, जिनको पता है, जिनको सत्य का ज्ञान है, उनसे पूछना। तो उनसे सुन के, जैसे साधु संत है अलग अलग जिन्होंने शास्त्रों का पठन किया है, जिसको समझा है अपने जीवन, ना कि बल्कि समझा है सिर्फ, ना कि वो शास्त्र जानते, उन्हें अपने जीवन में भी उसका अंगीकार करके उसको रियलाइज किया है, उसको समझा है और अपने जीवन में उसका इफेक्ट भी देखा है। जो भगवान को जानते हैं, भगवान को देख सकते हैं, उनसे हमने सुनना चाहिए भगवान के बारे में, उनसे जानना चाहिए। तो भगवान को हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें भगवान को देखना है तो कान से देखना पड़ेगा।
भगवान के बारे में सुन के देखना पड़ेगा। हम सुनेंगे तो फिर आंखों से भी देख पाएंगे, पर पहले हमें कानों से देखना पड़ेगा, बाद में फिर हम आंखों से देख पाएंगे। तुकाराम महाराज ने भगवान को कितनी बार देखा है, फेस टू फेस देखा है, बट पहले उन्होंने कानों से, और वैदिक शास्त्रों में जो परम सत्य ज्ञान दिया है भगवान के बारे में, उसको जान के, उसको समझ के, पहले हम भगवान की भक्ति करके, उनकी पूजा वगैरह करके, फिर उनको हम ग्रेजुअली समझ सकेंगे, और फिर हम धीरे धीरे भगवान को अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। ठीक है, तो देखिए वेदास जो है, वेदास क्या है, माता के समान है, और भगवान जो है पिता के समान है। तो वेदा क्या करते हैं, वेदास गिव्स अस जीके, जीके मतलब आपको पता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज तो मिलता ही वेदास से, बट हमें भगवान के बारे में ज्ञान भी मिलता है। ठीक है, तो वो कौन बताता है, वेदास, जो हमारी माता की तरह है। तो हमें पिताजी के बारे में जानना है तो माता को पूछना पड़ेगा, माता से जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें अगर भगवान को समझना है तो वेदास से जानना पड़ेगा, वेदास से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा शब्द प्रमाण। तो देखिए वैदिक प्रोसेस क्या है सीखने की, जैसे कोई ऑथर प्रमाणित महाविद्यालय है तो वो परंपरा या संप्रदाय की तरह है। जैसे अलग अलग संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, उसके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल में, संप्रदाय क्या होता है वगैरह। बट वो कॉलेज की तरह है, तो कॉलेज क्या होता है, जिधर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो संप्रदाय परंपरा होती है। और कॉलेज में कौन पढ़ाते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स, प्राध्यापक होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो प्राध्यापक ने भी किधर से सीखा है, उनके प्राध्यापकों से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। तो प्राध्यापक वो आध्यात्मिक गुरु के समान होते हैं, जैसे साधु संतों के समान होते हैं। वो क्या करते हैं, हमें परंपरा के तहत जो ज्ञान आ रहा है वो हम तक पहुंचाते हैं, हमें समझाते हैं। ठीक है, और वो ज्ञान उनको किधर से मिलता है, प्रमाणित किताबों से, जो यूनिवर्सिटी ने असाइन की गई कि ये डिग्री के लिए ये किताब इस्तेमाल होनी चाहिए, इसके लिए टेक्स्ट बुक, ये रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे उसके लिए जो किताबें है वो प्रमाणित किताबें कौन से, भगवद गीता है, भागवतम है, वेदास है, बाइबल है, पूरा भगवान ने खुद दिए मैनुअल हमें। तो किसी मनुष्य के बारे में जानना है तो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, वैसे भगवान के बारे में और इस सृष्टि के बारे में हमें जानना है तो ये वेदास से ज्ञान लेना पड़ेगा। ये वैदिक प्रोसेस है समझने का, पढ़ने का। ठीक है, तो देखिए ये वैदिक ज्ञान कैसा आ गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। तो वैदिक जो ज्ञान है वो भगवान ने खुद दिया है। ठीक है, किसके हृदय में, पहले जो जीवात्मा थे, सृष्टि के पहले सृष्टिकर्ता जो जीव थे ब्रह्मा जी, उनके हृदय में सबसे पहले भगवान ने इस ज्ञान को प्रकाशित किया, उन्होंने बताया। ठीक है ना, तो देखिए कोई बोलेगा फिर वेदास का ज्ञान सही है, वो चार दोष से पूर्ण नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हम लोग, कि भगवान चार दोषों से परे है, ये सृष्टि के निर्माता है, वो बुद्धिमान है। ठीक है, उनकी इंद्रिय अपनी तरह दोषपूर्ण नहीं है, इसलिए भगवान का जो ज्ञान है वो दोषों से रहित है। तो वही ज्ञान भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से फिर अलग अलग परंपरा, देखिए वो परंपरा में हम तक आ गया ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, अलग अलग वैसे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो उन्होंने ये किताबें लिखी। फिर उनसे राधेश्याम प्रभु जी, उनसे उनके शिष्य राधेश्याम जी, जो श्रीमान राधेश्याम प्रभु वो है, और उन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया। तो ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। और इसलिए भगवत गीता अगर आपने पढ़ी होगी इसको तो उस पर लिखा है, भगवत गीता जशी आए तशी, एज इट इज, मतलब क्या, जैसे भगवान ने बताई थी वैसी की वैसी बताई जा रही, उसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि चेंज किया तो क्या आएंगे, उसमें दोष आएंगे, क्योंकि चेंज करने वाले कौन है, इंसान है, हमारे पास दोष है, हम दोषों से परिपूर्ण है, इसलिए हम अगर चेंज करेंगे तो उसमें दोष आ जाएंगे। तो दोषों से रहित रखना है तो उसको जैसे भगवान ने बताई वैसे हमें उसको बताना पड़ेगा। तो एक जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो ये वेदों से परंपरा में आया हुआ ज्ञान है, भगवान से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए दोषों से रहित है। जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक जो शास्त्र है उसमें जो ज्ञान बताया। तो देखिए पहले ये क्या करते थे, ये गुरु अपने शिष्यों को बताता था तो उनको श्रुतिधर बोलते थे। मतलब क्या, उन्होंने एक बार सुन लिया तो उनको जिंदगी भर जैसे के वैसे याद रहता था और जैसे के वैसे बताते थे। तभी आजकल कलयुग की हमारे जो मेमोरी है, याददाश्त कितनी कमजोर है, हमें पता है कल सुबह हमने क्या खाया था सब्जी, वो भी ठीक से टाइम पे याद नहीं आता, हमको सोचना पड़ता है क्या खाया था, है ना। तो इतना कमजोर हमारा याददाश्त हो चुका है और कमजोर होने वाला है जैसे जैसे कलयुग बढ़ने वाला है। तो इसलिए व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले इन वेदास को क्या किया, जो भी क्या है भगवान के अवतार है, इसलिए उनमें भी दोष नहीं थे, इसलिए उन्होंने सारे वेदास को क्या किया, लिखित स्वरूप में लिखा। जो कलयुग के नमूने हैं हम जैसे, जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, उनके लिए वेदास को लिखित स्वरूप में रखा है ताकि हम लोग उसको पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, वैदिक नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत सारे अलग अलग है, उसमें श्रुति होती है, स्मृति होती है। श्रुति मतलब क्या,
कि जो नॉलेज भगवान ने खुद बताया है, भगवान ने खुद बनाया है, जो कभी बदलता नहीं, कभी नहीं, उसका एडिशन 2018 एंड 1920 आता वो हमेशा सेम रहता है। स्मृति मतलब ये जो श्रुति है उसमें जो ज्ञान बताया गया है उसको जो साधु संत लोग हैं, जो परंपरा में आचार्य होते हैं, जो खुद उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है, वो लोग अपने अनुभव को ऐड करके उस ज्ञान को टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस का, जैसे अभी के एज में आपको ऐसे पीपीटी बना के साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट करना पड़ता है ज्ञान को, पहले कुछ अलग तरीके से बताना होगा, तो कुछ उससे पहले लोगों को कुछ अलग तरीके से बताना होता था। तो जैसे लोगों का मेंटेलिटी जमाना बदलता है उसके हिसाब से उस नॉलेज को क्या किया जाए, सेम नॉलेज को, उसके सिद्धांत बदलते नहीं, उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके वो बनाते हैं, उसके बेस पे जो ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं। इसमें वेदास आते हैं, 4 वेदास और कुछ उपवेदास, वेदांगास, फिर इसके अंदर इतिहास, दर्शनास, पुराणास, पंचरात्रास, तंत्रास, इसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं, इसको बाद में कभी देखेंगे आगे के सेशन में। तो इस तरीके से हमने देखिए आज का सेशन हमने कंप्लीट किया। तो समरी देखते हमने क्या क्या देखा। पहले 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन, एक 6 अंधे लोग और एक विद्वान जो ब्राह्मण थे, उनका एक कहानी सुना। उस कहानी का क्या था, पर अगर हम देखेंगे उस कहानी से क्या सीखा हमने कि हमें अगर ज्ञान चाहिए, परम सत्य का ज्ञान चाहिए, अगर कोई चीज को समझना है तो जो जिसने उस चीज को समझा है, जिसने उसको देखा है, उससे सुनना शब्द प्रमाण से वो क्या है सबसे आसान और सबसे इफिशिएंट या सबसे सही तरीका है किसी चीज के बारे में जानने के लिए। फिर हमने देखा 3 रास्ते हमें कोई चीज के बारे में पता करना है तो है। फिर हमने देखा, पहला देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा देखा अनुमान प्रमाण, तीसरा देखा शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या प्रॉब्लम है, हमने देखा उसके अंदर 4 दोष है। 4 दोषों से हम ज्ञान जो प्राप्त करेंगे अपनी इंद्रियों से, तो वो भी क्या होगा, दोषपूर्ण होगा, वो भी कभी मैं परिपूर्ण परिपक्व परम सत्य का ज्ञान नहीं दे सकता। तो वो क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज होगा उससे जो मिलता है। फिर अनुमान से तो अंदाजा तो हमेशा सही होगा ऐसा नहीं, वो भी गलत हो सकता है। और हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने इतनी सारी रिसर्च की, उसके अंदर संशोधन किया, उनके अंदाज बहुत बार गलत थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसका पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा, है ना, मुआवजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। तो साइंस ने इतने सारे जो है, तो देखिए वैज्ञानिक ज्ञान गलत नहीं है, बट वो क्या है, रिलेटिव ट्रूथ है, वो इनकम्प्लीट है, अपरिपक्व है, दोषपूर्ण है। बट वैदिक शास्त्र जो ज्ञान देते हैं हमें, वो क्या है, परफेक्ट है कि नहीं, परिपूर्ण है, दोष से नियुक्त है, निष्कलंक है, क्योंकि वो भगवान से आता है, भगवान में चारों दोष नहीं है। तो अगर इसलिए हमें भगवान को इससे इस सेशन का अगर हम देखेंगे, अल्टीमेटली एक क्वेश्चन का जवाब हम इस सेशन में देने वाले थे कि भगवान को देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं तो कैसे, नहीं देख सकते तो क्यों नहीं। तो हम इन आंखों से, चरम चक्षु जो है उनसे हम नहीं देख सकते भगवान को, हम शास्त्र चक्षु से, वेदांत से, वेदा के ज्ञान से हम देख सकते हैं, अपने कान से सुन के देख सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सर क्या कभी हम चरम चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते? हाँ देख पाएंगे। जैसे अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र पे भगवान को देखा था, पर भगवान ने उससे पहले क्या दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दिया था, है कि नहीं। अपने आंखों से हम सारे बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, अपने चेहरे को नहीं देख सकते बिना आईने के, अपने बालों को नहीं देख सकते। तो भगवान तो इतने महान है, इतने बड़े हैं, इतने वो अदोक्ष जो बोला जाता है, जो अपनी इंद्रियों से परे है, ठीक है। तो इसलिए उनको समझने के लिए हमें वैदिक शास्त्रों से, एक सही आध्यात्मिक गुरु से सुनना पड़ेगा। तेन हम सुनेंगे तो हम उनको समझ पाएंगे। और आपने शुरुआत की है भगवान को समझने के लिए, भगवान देखने की शुरुआत की है आपने। ये सेशन अटेंड कर रहे हैं आप, किसी से ऑथराइज प्रमाणित व्यक्ति से, प्रमाणित स्रोत से ज्ञान सुन रहे हैं, तो आपको जरूर एक दिन आप भगवान को जरूर देख पाएंगे। अगर हम शास्त्र में भगवान को देखने की विधि बताई गई, किस तरीके से हम देख सकते हैं उनको, तो अभी याद रखिए, हमें भगवान से कानों से पहले देखना है, तब हम आंखों से भगवान को इवेंचुअली, कानों से जो देख ज्ञान लिया है उसको, ज्ञान को लेके हमारा जब अज्ञान अंधकार अगर नष्ट हो जाएगा, तो हम भगवान को जरूर एक दिन देख पाएंगे, ठीक है। तो ये आज के सेशन का हमारा कंक्लूजन था। तो अभी हमने जो देखा आज का सेशन, तो उसके अंदर
तो फिर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, किसी को सवाल आ सकता है कि सर वेदा कैसे, वेदा में जो चीजें दी गई वो सही है, उसके ऊपर क्या हम अंधविश्वास रखें फिर कि वेदा सही है? उसको फिर आप बोलते ठीक है अनुमान प्रमाण सही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं, विज्ञान से जो ज्ञान मिलता है अपरिपूर्ण है, ये दोषपूर्ण है, ठीक है हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। उतना तो समझ गया कि उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, उससे हम आध्यात्मिक चीजों को नहीं जान सकते हैं, उसको जानने के लिए फिर हमें वेदास पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो क्या आप हम वेदास को अंधविश्वास रखने के लिए बोल रहे? वेदास को हम ऐसे ही बिलीव करेंगे? तो नहीं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो वेदास कैसे प्रैक्टिकल है और वेदास में दिया गया ज्ञान कैसे परिपूर्ण है और वो कैसे परम सत्य है, वो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। तो हमारे जीवन की जो बहुत सारी असीमित समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, उनके वेदास में कैसे बहुत व्यावहारिक उसके समाधान दिए गए, वो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। तो उसका कंक्लूजन समरी हम देखते हैं। Science and technology offers many unsatisfactory, superficial, stopgap solution to problems of life. Being superior to animal, human can inquire about root cause of problems and the ultimate goal of life. Vedic wisdom teaches the art of putting a full stop to all problems by aligning the laws of nature and God. तो वैदिक जो विजडम है, वैदिक जो दिव्य ज्ञान है, वो हमें हमारी सारी जो समस्या है उसका व्यवहारिक समाधान हमें देता है और हमें खुशियों का जो पासवर्ड है, जो कुंजी है, वो हमें बताता है, उस तक हमें पहुंचाता है, उस तक लेके जाता है और हम भगवान को भी समझ सकते हैं और भगवान को समझ के अपने आप को समझ पाएंगे तो हम सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बट जो विज्ञान है वो हमें अपरिपूर्ण असीमित हम सीमित ज्ञान देता है, जिससे हमारी समस्या क्या होगी, बस कुछ समय के लिए उसका समाधान मिल जाएगा। जैसे किसी के बाल अगर सफेद हो रहे तो क्या बोलेंगे, हेयर डाई लगाओ, बट फिर से हेयर डाई चला गया तो फिर से व्हाइट दिखेगा और हेयर डाई लगाने से हम यंग नहीं बनने वाले, बुढ़े ही होने वाले, बुढ़ापा बढ़ता ही जाने वाला है। ठीक है, तो स्टॉप गैप सॉल्यूशन हमें विज्ञान देता है, बट वेदास हमें एक परिपूर्ण ज्ञान देता है, हमें एक परफेक्ट नॉलेज हमें इससे मिलता है। तो उसके बारे में हम अगले सेशन में देखने वाले। तो ये सब जानने के लिए आप अगला सेशन देखना मत भूलिए। तो जरूर आप अगला सेशन अटेंड कीजिए, मेरा आप सबसे विनती है। और आप सबको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए। देखिए इतने सारे लोगों में से आप सिर्फ कुछ लोग आज के सेशन में अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आप सबको मैं अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि ये जो ज्ञान है बहुत रहस्यमय है और बहुत दुर्मिल है। हम देखते हैं कि बहुत रेयर है, तो आप उनमें से चोजन वन है जिसके ज्ञान मिल रहा है, तो जिसका आप ये ज्ञान का फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अभी किसी को कुछ सवाल है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यस, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए, हम उन सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। लास्ट 5-10 मिनट, क्योंकि हमारा 11:15 को अगर चालू हुआ था, तो किसी को कुछ सवाल है